हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्ति इज ऑल केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का इनऑर्गेनिक का चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और आपका जो परसों एग्जाम है उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा चैप्टर को पढ़ने के बाद। और बेसिकली ये चैप्टर हमारा कंपटीशन में तो आता ही आता है, नीट एंड जेईई में। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को आज हम वन शॉर्ट वीडियो में फिनिश करेंगे। देखते हैं कितना लंबा चलता है, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसको आज ही फिनिश करेंगे, है ना। अगर नहीं हो पाया पॉसिबल तो इसको एक वीडियो में और बनाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई डी एंड एफ ब्लॉक में हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में, उसकी डेफिनेशन कि भाई डी ब्लॉक होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक का मतलब है कि आपका जो भी आपका टेबल होता है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं अपना टेबल। हमारा टेबल क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। हम इसको ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक है। इसको ऐसे बनाया हमने फाइनली, और ऐसे बनाने के बाद ये हमारा टेबल आ गया। और इस टेबल के अंदर हमारे ब्लॉक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक एस होता है, एक डी होता है और एक पी होता है, राइट स्टूडेंट। तो फिर बेसिकली हम देखते हैं कि भाई जो हमारा डी ब्लॉक है, ये मिड वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर इसके नीचे हमारा क्या आता है बेटा, एफ ब्लॉक, क्लियर। तो इसमें जो हमारा एफ ब्लॉक आता है, तो उसमें हमारे कितने होते हैं बेटा, पीरियड्स 2 होते हैं। ग्रुप दोनों का सेम रहता है, तो इसे हम बोलते हैं 4F और 5F, ठीक है। ये जस्ट इसके जो आपके डी ब्लॉक में लास्ट वाली आपकी जो सीरीज है ना 5D, उसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें जाते हैं। लैंथिनम के बाद 4F, फिर 5F। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे लर्न रखेंगे, इतने इन सब की नेमिंग और इसकी खास प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एफ ब्लॉक की, और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, देन इसके 2 कंपाउंड। तो ये हमारा होता है डी ब्लॉक। आज हम बेटा पढ़ेंगे इसके कंपाउंड और इसकी प्रॉपर्टी। तो बेटा इसमें कितनी सीरीज होती हैं आपकी, ये होती है इसमें 4 सीरीज। इसे बोलते हैं 3D, इसे बोलते हैं 4D, इसे बोलते हैं 5D, इसे बोलते हैं 6D। लेकिन हमें 6D नहीं पढ़ना, हमारे काम में 6D को जरूरत नहीं है, हमें बस बेसिकली 3D 4D और 5D ही पढ़ना है स्टूडेंट, राइट। तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पर 3D में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो ये देखो बेटा इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बेसिकली इसकी ट्रिक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। सारे पीरियोडिक टेबल, जो पूरी इतनी बड़ी टेबल है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है। यहाँ पर ट्रिक का वीडियो बना रखा है बहुत पहले, आप उसमें जाकर इसकी ट्रिक को देख लेना, ठीक है। तो अभी मैं इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं, राइट। तो पहले में आता है बेटा स्कैंडिनियम, ठीक है। उसके बाद याट्रियम, उसके बाद लैंथिनम, राइट। फिर आपका आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ठीक है। फिर आपका क्या आता है बेटा इसमें, वनेडियम, निवोनियम, टैलेंटम, ठीक है। फिर कौन सा आता है आपका, क्रोमियम, है ना। फिर आपका यहाँ पे मोलिब्डेनम, फिर आपका टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है बेटा यहाँ पे 5 से मैग्नीज, ठीक है, टेक्नीशियम एंड रुथेनियम, क्लियर। फिर आपका आता है आयरन, Fe, है ना। उसके बाद आपका बेटा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे रुथेनियम एंड ऑस्मियम, क्लियर। देखो मेरे को तो ये याद है सारे, क्योंकि मेरी ट्रिक से इनको लिख रही हूँ। ट्रिक इसकी है, सिया लेकर आई, टी जरा हाफ, वे नायब तहसीलदार, क्रो मोमडन वजीर, मैनू टीसी कटकी दे, फिरोसे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, निकिल। ये बड़ा आसान है, निकिल पंडित, ठीक है। NIPD, PT भाई निकिल में ही होते हैं, और नीचे आपके PD और PT। और उसके लास्ट में हमारा कॉलम कम पड़ गया, कोई नहीं, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका, यहाँ पर आपका आएगा कॉपर, Cu, Ag एंड Au। देखो कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, ठीक है। ये तीनों में आ गए। फिर आपका आता है जिंक, ठीक है, कैडमियम एंड मरकरी, ZnCdHg, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो जिंक के नीचे कैडमियम मरकरी आता है। तो इसकी मैंने ट्रिक बेटा बता रखी है बहुत पहले, तो वो आप वीडियो जरूर देखना एक बार के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे सारे बेटा डी ब्लॉक जो मिड में होता है ना, टेबल के मिड में होता है, वो इसमें 3 सीरीज होती हैं।
3D, 4D, 5D। कभी कभी आपसे ना सीरीज के नाम से पूछ लेता है 3D सीरीज क्या है, 4D क्या है, या कभी आपसे पूछ लेता है MCQ में कि बताओ इसमें कौन सा एलिमेंट 4D सीरीज में आता है, कौन सा 5D। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि 3D है, 4D और 5D है इसमें तो इतने सारे एलिमेंट है बेटा इसमें, ठीक है। 10, 20, 30 एलिमेंट्स हो गए आपके तीनों सीरीज में। तो इन सब एलिमेंट्स की हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। और आपको पता है किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर आपको इस कंटिन्यूम की प्रॉपर्टी मालूम पड़ गई तो इनकी भी सेम वही प्रॉपर्टी होगी, इसकी मालूम पड़ गई तो उसकी भी सेम वही होगी। तो हम जो प्रॉपर्टीज देखेंगे वो बेसिकली 3D की देखेंगे। जब 3D की देखेंगे वही सेम 4D के लिए होंगी, वही सेम 5D के लिए होंगी, तो दिक्कत वाली कोई बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। अब हमें ये मालूम पड़ गया कि इन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है, किस किस में, 3D, 4D एंड 5D में, राइट। उसके बाद फिर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है बच्चों। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्हें क्यों कहते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, इसीलिए हम इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। अब ये बात आई तो हम इसमें एक बात सोचेंगे कि चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं हम लोग यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्ट में बेटा हम इसी लिख देते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब देखो बेसिकली इसको याद करना है n-1, ठीक है, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 1 से लेके 10 तक, है ना। तो आप लिखोगे 1 से लेके 10, फिर ns में कितने होंगे, 0 से 2। बेटा ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला है। भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा इसका, तो देखा कि इसके डी ऑर्बिटल में क्या था, यहाँ बेटा डी और रहेगा आपका, डी में क्या था, इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन थे। तो लास्ट वाला जो जिंक वाला है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में। क्यों? तो इसके सारे डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होते हैं। D10 आता है लास्ट में, 30 होता है, इसका D10 आएगा, इसका भी D10। देखो 3D है तो लास्ट में 3D10, 4D है तो लास्ट में 4D10, 5D है तो लास्ट में 5D10। तो इसका तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट बच्चों, ये है नहीं। तो इस वाले ग्रुप को छोड़ के सारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका डी में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, पार्शियली आपके फिल होते हैं। तो लिखो यहाँ पे ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चों थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे स्पीड में हम लोग, क्योंकि हमारा चैप्टर ये थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा भी नहीं है लेकिन इसमें हमें पढ़ना बहुत सारा है। एफ ब्लॉक भी पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, कंपाउंड पढ़नी है, KMnO4 के, तो थोड़ा सा इसको हम फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा कि इसमें हम, हाँ लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, क्योंकि इसके आउटर शेल में D10 कंप्लीटली फिल्ड होता है, राइट। ये एक बात हो गई। अब बेटा हम चलेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज, किसकी, इन एलिमेंट्स की। तो उसमें हमने पहली प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका ये होता है, राइट। अगली देखेंगे इसकी हम एटॉमिक रेडियाई, ठीक है बच्चा। तो एटॉमिक रेडियाई बेटा वैसे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी उस पर, क्योंकि एक चैप्टर है आपका केमिकल पीरियोडिसिटी, है ना, उसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, एटॉमिक साइज, आयोनेशन एंथैल्पी, आयोनेशन और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब पढ़ रखी है प्रॉपर्टी उसमें। उनका हमने ट्रेंड्स भी पढ़ रखा है उस चैप्टर में, और वो चैप्टर मैंने करा भी रखा है 1 शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, उसको आप देख लेना। तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, एटॉमिक साइज, ठीक है। फर्स्ट इज 1 एटॉमिक साइज, राइट, एटॉमिक साइज। क्लियर। भाई एटॉमिक साइज कहता है, बेसिकली हम लोग पढ़कर आए हैं, ये हमने पढ़ रखा है कि हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हम 3D सीरीज की बात कर लेते हैं। मैं एक बार 3D की बात करूंगी, वही सेम पैटर्न 4D के लिए रहेगा, वही सेम पैटर्न 5D के लिए रहेगा, ठीक है। 3D सीरीज कौन कौन सी है आपकी, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। लो बेटा ये हो गए हमारे 3D एलिमेंट सारे।
क्लियर। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स हैं 3D। तो इसमें हमें इसका साइज देखना है बेटा, एटॉमिक। तो एटॉमिक साइज हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये होता है डिक्रीज। हम लोग पढ़ कर आए हैं पहले से ही, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, है ना। तो डिक्रीज कहाँ तक होता है, ये आपका यहाँ तक डिक्रीज होगा, मैग्नीज तक, ठीक है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट तक ही डिक्रीज हो, फिर मैंने आपको एक्सेप्शन बताए हैं उस चैप्टर में, ठीक है भाई। क्या बताएं कि यहाँ तक डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्ट का वैल्यू हम देखते हैं भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। ये सारे मैंने इफेक्ट करा रखे हैं, केमिकल प्यूरिसिटी चैप्टर जो है उसमें सब बता रखा है एक्सेप्शन के, तो वहाँ आप उसके ऊपर जरूर देखना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक साइज, क्लियर। तो एटॉमिक साइज में अगर हमने देखा कि भाई इसका जो है साइज डिक्रीज हो रहा है, क्लियर, तो इसका रीजन क्या बताया मैंने आपको, ड्यू टू आपका जेड इफेक्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, और क्या बोल सकते हैं बेटा, और हम इसको बोल सकते हैं कि भाई इसमें आपका डोमिनेट क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्ट, दो फैक्टर देखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स में देखने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ये डिक्रीज हुआ कहाँ तक, मैग्नीज तक। मैग्नीज तक तो डिक्रीज हो गया, लेकिन यहाँ से अब ये कांस्टेंट हो गया बेटा, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया ये हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अब डिक्रीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपका जेड इफेक्ट एंड आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे फाइनली। तो हमने क्या देखा इसको कि भाई दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद आपका जेड इफेक्ट घट जाएगा, ENC बढ़ जाएगा, तो साइज ही हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा बेटा, MN तक, यहाँ पर जेड इफेक्ट डोमिनेट करेगा, मतलब उसका राज चलेगा, वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो साइज डिक्रीज होगा पहले MN तक, राइट। उसके बाद MN के बाद फिर आयरन से निकल तक कांस्टेंट रहेगा, दोनों फैक्टर बराबर रहेंगे, दोनों में बराबर की लड़ाई होगी, ठीक है। उसके बाद निकल के बाद जिंक से फिर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा ऐसे करके। तो ये हमारा था बेटा एटॉमिक साइज का वेरिएशन, किसमें, ग्रुप आपका पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन भी आ गए आपके, ये मैंने करा रखा है आपको चैप्टर में, अच्छे से करा रखा है बेटा ये, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे क्या हुआ, ये तो हमने पीरियड में देखा ना, लेकिन ग्रुप में क्या हुआ, ग्रुप में देख लेते हैं एक बार। ग्रुप में हम लोग चलते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, तो हम ग्रुप में बेटा इसमें चलेंगे। तो ग्रुप में आने पे देखना कि 3D से बड़ा 4D होता है, 3D से बड़ा 4D होगा, लेकिन 4D और 5D आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जितना साइज इसका बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें एफ सबशेल आ गया ना, एफ सबशेल आने की वजह से, और आपको पता है कि एफ सबशेल का तो कोई शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, तो इसको आप ना अच्छे से देख लेना, एक बार इसको भी अच्छे से देख लेना आप, मैंने सब पढ़ा रखा है। बस आप इतना यहाँ पे याद रखो बेटा इस बात के लिए, यहाँ पर इतना लर्न करो कि यहाँ पर साइज पहले यहाँ तक आपको क्या होगा, जेड इफेक्ट डोमिनेट करेगा, पहले भाई जेड इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ पे साइज घट रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक जेड इफेक्ट आपका इक्वल हो गया है तो कांस्टेंट हो गया है, उसके बाद जेड इफेक्ट आपका कम हो गया है, जब जेड इफेक्ट कम होगा तो साइज बढ़ेगा, जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइज घटेगा, इतनी बात यहाँ पे भी समझो। फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं टॉप टू बॉटम 3D 4D 5D में, तो 3D से बड़ा कौन होता है, 4D। अभी हमने पढ़ रखा है कि साइज टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज होता है, तो ऐसा नहीं है कि लगातार ही इंक्रीज होता है, वो 3D से लेकर 4D इंक्रीज होगा, फिर 4D में 5D बराबर रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, एफ सबशेल, और हमें पता है कि एफ सबशेल का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से एफ वाले जो है ना बेचारे बहुत कमज़ोर होते हैं, वो रिपल्शन नहीं कर पाते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, रिपल्शन नहीं कराएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो साइज क्या होगा आपका, मतलब फाइनली न्यूक्लियस क्या कर लेगा, फिर उसको खींच लेगा अपनी तरफ। भाई जब एफ सबशेल तो पुअर हो गया
तो न्यूक्लियस को क्या, न्यूक्लियस को कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। जब खींच लेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइज क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया 5d का, बढ़ना चाहिए था लेकिन बढ़ा नहीं, इसके बराबर ही हो गया। तो ये हमारा बेटा किस में हो गया। अब जैसे कि मैं बोलूँ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, मैंने इसका ऑर्डर पूछ लिया आपसे, तो मैं बोलूँगी बेटा टाइटेनियम से बड़ा क्या है, जिरकोनियम, और जिरकोनियम और हाफ क्या है, बराबर। तो इसका ऑर्डर बेटा ये आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ये आसान है बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद इसमें हमारा ये हो गया एटॉमिक साइज। अच्छा बेटा अगली प्रॉपर्टीज हमारी आती है इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, देख लेते हैं फटाफट से। क्लियर बच्चों। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कहता है, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, जैसे हमारा साइज, देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपके साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपने पढ़ा है पहले ही, ठीक है। तो जो साइज आपका जहाँ बढ़ेगा वहाँ आपका पोटेंशियल घटेगा, जहाँ साइज घटेगा तो वहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो याद रखना कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम बात करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बेटा इसको हम करते हैं रफ, ठीक है। आई थिंक आपने सबने इसे समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है बेटा इसमें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हम इसकी मैं आपको सीधा पैटर्न या सीक्वेंस लिखा देती हूँ, क्या सीक्वेंस है प्रॉपर्टी में। बेटा यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। ये मैं हमने ले लिया टॉपिक। अच्छा इसका सीक्वेंस क्या होगा भाई 3D के लिए, तो को एक के लिए याद करेंगे हम, सबको याद नहीं करेंगे, एक को याद करेंगे तो अगले का हमें खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो पहले हम सिंपल वाले का लिख लेते हैं, जो हमारा सिंपल 3D सीरीज होता है, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड ज़ेडन। बेटा ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें ना, ये 3D सीरीज है तो हम एक ही पैटर्न को लर्न करेंगे, दो को नहीं करेंगे। हमें 3D का अगर हम लर्न कर लिए तो 4D 5D का बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना उसमें, तो हम 3D का कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेटा हमारा सीक्वेंस होता है वैसे तो। अब इसको हमें ना आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए लिखना है, तो क्या क्या चेंजिंग आएंगी सीक्वेंस में, चेंजिंग क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आपका यहाँ से आएगा कि कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, वो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे MCQ में, और यही पूछता है आपको कंपटीशन में, हो सकता है आपके बोर्ड में पूछ ले, ठीक है। तो इसमें हम देखो बेटा इसका सीक्वेंस देखते हैं फटाफट से। तो इसका सीक्वेंस हमारा कहता है स्कैंडिनियम से बड़ा हमारा कौन सा होगा। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका ज़्यादा उन्हीं का होता है जो हाफ फील्ड होता है और फुल फील्ड होता है। भाई सीधी सी बात है, जो हाफ फील्ड होगा वो स्टेबल है, फुल फील्ड भी स्टेबल है, तो उनमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी ना एनर्जी, तो उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड है तो उसका क्या होगा, आपका कम होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए एटॉमिक साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात को ध्यान में रखते, दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसका ये सीक्वेंस लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही समझना है, इसको ऐसे ही लर्न करना है। फिर वनेडियम आएगा बेटा, फिर क्रोमियम। भाई क्रोमियम क्यों, क्रोमियम हमारा एक्सेप्शन है, हम D4 का D5 करते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो D5 होने के बाद तो ये स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो इसकी क्रोमियम की यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप लोगों को थोड़ा सोचना। फिर बेटा इसके बाद टाइटेनियम आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो यूँ ही निकल जाएगा आसानी से, बहुत ईजिली निकलेगा, तो इसकी तो कम होगी, सबसे कम इसी की होगी स्कैंडिनियम की पोटेंशियल एनर्जी। फिर बेटा वेनेडियम आएगा, इसमें 3 है, इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी। फिर ये 4 वाला आएगा, उसमें D4 का D5 हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइटेनियम आएगा बेटा। फिर क्या आना चाहिए, आप सोचो माइंड में, आपको भी थोड़ा माइंड में सोचना है। फिर आएगा बेटा आपका मैग्नीज, ठीक है। अब 26, 27, 28, 29, 30, तो मैग्नीज के बाद क्या आएगा, देखो मैग्नीज का बेटा आयरन नहीं आएगा, फिर हमारा आएगा निकिल, क्योंकि 28 है। फिर कॉपर आएगा, निकिल में 28 थे तो इसमें भी आप आसान से नहीं निकाल पाओगे। फिर कॉपर आएगा, कॉपर में हम करेंगे D9 का D10, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, तो कॉपर आ जाएगा बेटा। अब कॉपर के बाद क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कॉपर के बाद फिर बेटा आपका निकिल हो गया, कॉपर हो गया। फिर आपका आएगा बेटा यहाँ पे ये वाला कोबाल्ट, ये थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेबल है। फिर कोबाल्ट के बाद बेटा क्या आएगा, फिर आपका आएगा Fe, और उसके बाद लास्ट में आएगा जिंक।
भाई जिंक का तो सबसे ज़्यादा होना ही था, सीधी सी बात है, जिंक फुल्ली फिल्ड है, D10 है उसमें, उसकी सबसे ज़्यादा आयनोशन पोटेंशियल होगी, निकालना नामुमकिन है उसमें, इलेक्ट्रॉन को बहुत देनी पड़ेगी एनर्जी, और सबसे कम स्कैंडियम का होगा। तो बीच में जो एक्सेप्शन आए हमें उनको लर्न करना है। स्कैंडियम के बाद बेटा आपका टाइटेनियम को गैप करोगे, वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर टाइटेनियम, फिर मैग्नीज, फिर यहाँ पे निकिल, फिर कॉपर, फिर कोबाल्ट, फिर ये आयरन, और लास्ट में जिंक तो आना ही था। तो ये हमारा बेटा सीक्वेंस था आयनोजेशन पोटेंशियल फॉर 3D सीरीज। यही वर्क करेगा 4D एंड 5D को सेम। इसके नीचे जो एलिमेंट हैं बस आपको उनको ही देखना है, ठीक है। अच्छा, निकिल के बाद कॉपर हो गया, फिर कोबाल्ट, आयरन, जिंक, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये तो हमारा था पीरियड्स के लिए। तो फिर ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में 3D से बड़ी 4D होती है और 4D 5D बराबर होती है। तो ग्रुप में सबसे छोटा साइज किसका है, 3D का, तो 3D का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा सेकंड नंबर, बताओ आप लोग, सोचने इस बात के लिए। तो इसमें हमें देखना है 3D 4D 5D। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इसमें 5D का होना चाहिए, क्योंकि 5D के अंदर क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वैसे आप इसको ना ऐसे भी याद कर सकते हो, मजाक से भी याद कर सकते हो, अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो। मजाक से M4 क्या आ गया, मरकरी, ठीक है, फिर जिंक, फिर कैडमियम। लो भाई ये आ गया। अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया तो हम जो हमारा जिंक वाला एक्चुअल जो हमारा सीक्वेंस होता है जिंक मेंबर के फैमिली का, वो ये होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। लेकिन उसमें पहले क्या है, मरकरी, फिर जिंक, फिर कैडमियम। तो इस मजाक वर्ड से हम इनका सीक्वेंस को लर्न कर सकते हैं, किसमें, ग्रुप में, किसका, आयोनेशन पोटेंशियल का। तो बेटा फिर इस ऐसी तो हमारी फिर Hg किस में आ रहा है, 5D में। तो फिर हमारा कौन सा आएगा, इससे अभी हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी ना मैंने फिर ये देख ली फटाफट से, ये मैंने ट्रिक देख ली, मजाक से मरकरी, मरकरी कहाँ आता है, 5D में। फिर 5D से बड़ा कौन होगा, जिंक, है ना, MZn, यानी फिर आपकी कौन सी आ गई, 3D, और लास्ट में कौन सी आ गई, 4D। बेटा ये सीक्वेंस आ गया हमारा, ये हमारा बेटा सीक्वेंस जो आया है बेटा ग्रुप में आया है। अब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, किसका सीक्वेंस है, मजाक से याद रखना है आपको, बस कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक थी बात किसके लिए, 5D, 3D एंड 4D, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज आती है बेटा, हमारा एटॉमिक साइज हो गया, आयनोजेशन पोटेंशियल, प्रॉपर्टीज में काफ़ी 10-12 प्रॉपर्टी, वैसे तो इसमें कई सारी हैं, आपकी लास्ट में 12-13 पहुंच जाएंगी, लेकिन हम जो मेन है वो करेंगे, वैसे तो सारे नहीं करेंगे। तो फाइनली ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टीज थी, मतलब पहली हमारी एटॉमिक साइज, दूसरी हमारी आयनोजेशन पोटेंशियल। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी इसमें, वो देखते हैं, डेंसिटी। अच्छा, आप लोगों को बेटा एक क्वेश्चन पता होगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस मेटल की होती है, सबसे ज़्यादा हैवी मेटल्स कौन सी होती है। और आप मेटल्स को जज कैसे करोगे, आपको पता है, आप किसी मेटल, आपको कई टाइप की मेटल दे दी जाए, फिर आपको जज करने के लिए बोला जाए, तो किस मेटल की किस प्रॉपर्टी से आप उसको जज करोगे कि ये मेटल, मतलब सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये आयरन है, ये ऑस्मियम है। तो वो हम अब इसमें देखो, सबसे ज़्यादा डेंसिटी की अगर बात करें हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डेंसिटी, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा वैसे फिजिक्स में, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। चलो अब डेंसिटी की तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है ना, वो ऑस्मियम की होती है। पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो मेटल है वो है ऑस्मियम, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेता है कि सारे मेटल्स में किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑस्मियम होती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो डेंसिटी का सीक्वेंस देखते हैं हम लोग 3D के लिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है बच्चों। तो इसका सीक्वेंस देखो 3D का कर लोगे तो 4D 5D का अपने आप ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बेसिकली 3D के लिए हमने सबसे पहले इसकी डेंसिटी देखी, तो याद रखना बेटा इसमें जो डेंसिटी, सबसे पहले सीक्वेंस हम कैसे बनाएंगे। तो कोई स्कैंडियम तो बहुत ही हल्की होगी, तो इसका एटॉमिक नंबर भी आपका लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन 1 आता है, ठीक है। उसके बाद कौन होगी, तो बेटा उसके बाद इसका सीक्वेंस है टाइटेनियम का, ठीक है। टाइटेनियम से बड़ा कौन होगा फिर बेटा, वैनेडियम। देखो यहाँ तक सीक्वेंस ठीक है भाई, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है,
स्कैंडियम से बड़ा टाइटेनियम से बड़ा वनेडियम, लेकिन इसके बाद सीक्वेंस चेंज हो गया। इसके बाद सीक्वेंस चेंज क्या हुआ बेटा, इसके बाद फिर आपके आ गए यहाँ पे लास्ट वाला उठ के बेटा जिंक आ गया, क्योंकि जिंक फुल्ली फिल्ड है, ओवरऑल उसका एटॉमिक वेट भी 30 है, तो वो होगा आपका। उसके बाद आपका फिर क्या आएगा, क्रोमियम। क्रोमियम क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब D4 का D5 करते हो ना, तो वो भी उसकी डेंसिटी अच्छी खासी हो जाएगी। उसके बाद बेटा फिर क्या आएगा हमारा, आप सोचो जरा, आप सोचना इस बात के लिए, उसके बाद हमारा क्या आना चाहिए। उसके बाद हमारा आएगा Mn। अरे सिंपल सा फंडा है इसमें, डेंसिटी में आपको सिंपल फंडा लगाना है। स्टार्टिंग के 3 तो सही चलेगा सीक्वेंस, स्कैंडियम से बड़ा टाइटेनियम, उससे बड़ा वनेडियम, फिर वनेडियम के बाद में उठ के आ जाएगा लास्ट का जिंक, क्योंकि जिंक फुल्ली फिल्ड है, ज़्यादा डेंस होगा। फिर जिंक के बाद हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड पहले कौन आता है, क्रोमियम, फिर मैग्नीज। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा मैडम क्रोमियम में तो 24 ही होता है, तो बेटा 24 होता है तो ये तो एक्सेप्शन है ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो D4 का D5 करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बराबर वाले ऐसे ले लेते हैं, तो ये भी D5, ये तो होता ही D5 है, क्योंकि इसका 27 है, ठीक है, सॉरी 25 है, 7 25 है, तो D5 तो ये होता ही है। अब इसके बाद बेटा क्या आना चाहिए, आप मुझे बताओगे, क्या रह गया आपका, बताओ। चलो अब आप क्या बताओगे, मैं ही आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया। अब बेटा सीधा फंडा है, अब सीधा इनको उतार दो ऐसे, इससे बड़ा आयरन, इससे बड़ा कोबाल्ट, ठीक है, उससे बड़ा निकल, और लास्ट में कॉपर। बस, मतलब कुछ नहीं करा हम लोगों ने, बस सीक्वेंस वही था। स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स वैसे ही चल रहे थे, बीच में उठा के हमने जिंक रखा, फिर हमने क्या रखा, क्रोमियम रखा, मतलब हमने फुल फिल्ड हाफ फिल्ड को बीच में ले लिया, ऐसा समझो। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। डेंसिटी में क्या करना है, जो फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड वाले ऑर्बिटल हैं उनको बीच में ले लो, पहले फुल्ली फिल्ड लो, फिर हाफ फिल्ड में क्रोमियम, फिर मैग्नीज, बाकी सीक्वेंस हमारा वही चलेगा। आयरन को मतलब 26, 27, 28, 29, कोई आपको उसमें लगा टफ, कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, देखो, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा हो गया डेंसिटी का ऑर्डर, क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारा ऑर्डर आता है इसमें हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब देखो, अब ये तो आसान था डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको हीट ऑफ एटोमाइजेशन का जो ऑर्डर बताऊंगी बच्चे, वो मैं उसमें आपको बताऊंगी ट्रिक याद करने की, क्योंकि वहां से अब देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपके बोर्ड में पूछ सकता है। मैं आपको इसलिए चैप्टर ये करा रही हूँ क्योंकि आपका परसों बोर्ड का एग्जाम है। आज चैप्टर करा रही हूँ 2x की स्पीड में, इसको एक बार रिवाइज करके चले जाना, क्या मालूम आपको इसमें क्या नहीं आता है, क्या आप इसमें स्किप कर रहे हो, रिवाइज करके चले जाओगे 2x स्पीड में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप क्या मालूम परसों क्वेश्चन आ जाए इसमें से आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं बेटा हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। देखो बेटा ये क्या होती है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब पहले हम समझते हैं। बेसिकली मतलब इसका बेटा ये है कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है कोई भी मेटल है, ठीक है, मेटल में क्या है, मेटल में हम लोग पढ़ते हैं मेटल इज लाइक ए एलिमेंट, और एलिमेंट है मेटल, और हम जानते हैं कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, राइट, और एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं तो उसमें सेम टाइप के एटम होते हैं, तो मेटल के पास क्या है, सेम टाइप के एटम्स हैं। अब उन एटम्स को आप ब्रेक करना चाह रहे हो, भाई आप मेटल को हीट कर रहे हो, उसके एटम्स को ब्रेक कर रहे हो, तो उस एटम्स को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। तो वो सीक्वेंस हमें देखना है 3D सीरीज में, किसकी ज़्यादा होती है हीट ऑफ एटोमाइजेशन, किसकी कम होती है, लेकिन ये पैटर्न अलग अलग होते हैं। देखो हर मेटल्स के, देखो आपको पता है हर मेटल्स में एटम की पैकिंग डिफरेंट है। आपने चैप्टर पढ़ा है सॉलिड स्टेट क्लास 12th में, राइट, वो आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि अब तो, लेकिन उसमें अंदर आप देखेंगे जो एटम्स की मेटल में पैकिंग होती है तो हम उसमें बोलते हैं FCC, है ना, और आपका BCC, और आपका सिंपल क्यूबिक। तो ऐसा नहीं है, हर मेटल का अपना अपना अलग अलग एटम्स का पैकिंग होता है, सब पैकिंग अलग अलग होगा, तो बेटा उनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन तो डिफरेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो उसी सीक्वेंस को देखते हुए मैं यहाँ पे आपको उसका सीक्वेंस बताने जा रही हूँ बेटा, और इसका मैं सीक्वेंस बताने के लिए पहले मैं आपको लिख देती हूँ, है ना, जिंक, फिर मैग्नीज, ठीक है, जिंक मैग्नीज, फिर स्कैंडिनियम आ जाएगा बेटा, मतलब फुल फिल्ड हाफ फिल्ड, फिर स्कैंडिनियम, ठीक है, फिर आपका कॉपर 29, ठीक है,
कॉपर, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, राइट, आयरन हो गया, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, फिर टाइटेनियम, फिर टाइटेनियम बेटा, निकिल से टाइटेनियम, फिर लास्ट में वेनेडियम, ठीक है। अब आपका दिमाग हो गया होगा कंफ्यूज, यार हम इतना बड़ा ऑर्डर कैसे याद रखें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, बड़ा कंफ्यूजन है ये। तो कोई नहीं, हम इसकी ट्रिक बना लेते हैं ना, ट्रिक से याद रहेगा हमें। ट्रिक पता है तो हम उसकी हीट ऑफ एटम मतलब जज कर सकते हैं किस एलिमेंट की ज़्यादा है किसकी कम है, राइट। तो देखो मैं इसकी ट्रिक बना रही हूँ बेटा। अच्छा इसको ना एक ही लाइन में लिखते हैं हम लोग, इसे रफ करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से Zn, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा होगा, Zn, मैग्नीज, स्कैंडिनियम, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, टाइटेनियम और लास्ट में वेनेडियम। देखो बेटा मैं इसकी ट्रिक बताने जा रही हूँ हीट ऑफ एटमाइजेशन की, और वो ट्रिक से आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ट्रिक थोड़ी मतलब कह सकते हैं शायद आपको हंसी भी आ सकती है इसमें ट्रिक में, लेकिन कोई नहीं, हंसना मत। देखो, जाने मन सुनो क्यों करती हो फिकर, भाई ट्रिक दिखना है सही हमारे, ठीक है। ट्रिक को याद करना अच्छे से। करती हो फिकर, करती हो फिकर, फिर कोई नहीं, फिर तेरे, लास्ट में बिना। आप बताओ इसमें कोई आपको टफ लगा? कोई टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। जाने से जिंक, मन से Mn, सुनो से स्कैंडिनियम, क्यों से कॉपर, करती हो क्रोमियम, फिकर से आयरन, कोई से CO, नहीं से Ni, तेरी, तेरे बिना, है ना, तेरे बिना से टाइटेन, आपको क्या होगा TARE, तेरे से टाइटेनियम, बिना से वनेडियम, यानी वनेडियम का हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी सबसे देखो आप ये भी कह सकते हो कि भाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम इसका होगा, ठीक है भाई। जितनी आसानी से आपका कह सकते हैं, जितनी आसानी से आपका एटम अलग हो जाएगा, एटम ब्रेक हो जाएगा, उसका उतना ज़्यादा होगा, तो वेनेडियम। और आप ये भी कह सकते हो, आपको कंफ्यूज हो रहा हो ना, तो आप एक क्वेश्चन और भी लिख सकते हो कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना बच्चों, हीट ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ज़्यादा उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। जितना फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड होगा उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन उतना ही कम होगा। तो देखो बेटा यहाँ पे लास्ट में वेनेडियम आया, इसमें 3 है, टाइटेनियम में 2 है, इसमें कितने हैं 28, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें ये एक्सेप्शन हो गया कॉपर, इसमें आपका कितना है, इसमें आपका D1 है, इसमें 1 है, इसमें आपका कितना है 5, इसमें कितना है आपका कोई नहीं है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे बढ़ते, तो उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अब आप बहुत सोचेंगे मैडम ये क्या, आप तो बोल रही हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, यहाँ तो कहीं कहीं सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। बेटा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में एक वर्ड है एक्सेप्शन, वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे पीछे पीछे चलता है एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्या करें, केमिस्ट्री है ही ऐसा। ना फिजिक्स में एक्सेप्शन होता है, ना बायो में एक्सेप्शन होता है, लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है बेटा, इसलिए ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। और इसी एक्सेप्शन की वजह से मैंने आपके लिए बनाई है ट्रिक। इस ट्रिक से आप याद करोगे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। और ये बेटा अभी काम 12th के लिए ही काम नहीं करेगा, ये आपका JEE, आपके नीट, उसमें भी काम करेगा आपको, राइट। तो ये हमारे थी इसकी प्रॉपर्टी हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी हम कौन सी, देखते हैं बच्चों फटाफट से। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, राइट। अब देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, वो भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। आपको पता है भाई, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात भी आपको लिखनी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। चलो अब मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो बच्चों, वीडियो अगर बड़ा बन जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको 2x की स्पीड में करके देख लेना। जहाँ वीडियो 1.5 घंटे का है वो 45 मिनट में देख लोगे, है ना। 1 घंटे का 30 मिनट्स में देख लोगे। मैं तो ऐसे ही करती हूँ नॉर्मली, तो टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, आपको 2x में समझ में आता है, जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं है वहाँ आप उसको 1.5 कर लो स्पीड को, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब तुम क्या लिखेंगे? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट बच्चों। लेकिन मैं इसको आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, ग्राफ से आपको ना अच्छा समझ में आएगा। तो मैं इसको ना बेटा पहले बता देती हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चा। अब बात ये आती है बेटा कि इसको हम ना ग्राफ में दिखा देते हैं, फिर इसका सीक्वेंस बताऊंगी बाद में आपको। पहले आप क्या करोगे, जैसे नॉर्मली आपकी सीरीज होती है 3D सीरीज में आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडिनियम से बेटा। स्कैंडिनियम से कहाँ तक जाता है आपका ये? स्कैंडिनियम से आपका जाता है ये कहाँ तक? जिंक तक। तो पहले आप क्या करोगे, आप ना एम बनाना। देखो एम कैसे बनाओगे, ये फिर ये फिर ये, है ना। और उसके बाद लास्ट में कैसे बनाओगे? लास्ट में हमें एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलना है। लास्ट में ये एम जाने के बाद फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में आपको एम से, देखो एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, हमने ये एम बना दिया। तो पहले आपको ये माइंड में फिट रखना है कि स्कैंडिनियम से लेके और क्रोमियम तक क्या हो रहा है आपका स्कैंडिनियम से क्रोमियम तक आपका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों? स्कैंडिनियम से क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। लेकिन जैसे ही मैग्नीज आ गया Mn, तो Mn का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? कम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैडम मैग्नीज में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन? Mn क्या है? Mn ऐसा है, ये अपने आप में ना स्टेबल हो जाता है भाई। Mn का, हम Mn की अगर बात करें बेटा, तो इसके लास्ट में D5 3D5 4s2 आएगा। ये अपने आप में ना आराम से है, अपनी मौज में है। D5 मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल अपने आप में। ये कहता है मैं किसी से बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, मैं तो अपने आप में स्टेबल हूँ, मैं क्यों बॉन्ड बनाऊँ? तो Mn क्या करता है? मेटेलिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है। और जब मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, किसी से बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कहाँ ज़्यादा होगा? कम ही होगा, है ना। तो इसी वजह से ये क्या करता है? अपना स्टेबल है। तो इसका रीजन बेटा एक्सेप्शन है कि Mn में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होते हुए भी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे? ड्यू टू स्टेबल, है ना, इन। और क्या लिखोगे? एंड डू नॉट मेक मेटालिक बॉन्ड। दैट्स वाई यही रीजन है कि भाई Mn का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, नीचे चला जाता है। लेकिन क्रोमियम तक तो बढ़ गया ना। अब उसके बाद मैग्नीज के बाद बेटा आयरन का बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आयरन के पास तो 4 अनपेयर्ड है ना, 6 होता है ना बेटा इसका, तो 4 अनपेयर्ड तो बढ़ गया इसका। क्लियर? फिर बेटा आयरन के बाद क्या होगा? लेकिन याद रखना ये इसकी कंपेयर में है, नीचे कम होगा। मैं आपसे पूछूं क्रोमियम और आयरन में किसका ज़्यादा, तो क्रोमियम को ज़्यादा, आयरन का कम है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा है मैग्नीज से। उसके बाद धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे जिंक तक कम होना शुरू हो जाएगा, राइट भाई। आयरन का बढ़ा, मतलब मैग्नीज से आयरन का इंक्रीज हुआ, फिर आयरन के बाद सबका क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? डिक्रीज, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो कम होते चले जाएंगे ना। 27, 28, 29, 30। तो सबसे कम किसका होगा? जिंक का। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होगा? कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी इसकी, किसकी? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। जो बात मेल्टिंग पॉइंट की रहेगी बेटा, वही पॉइंट आपकी किस पर रहेगी? बॉइलिंग पॉइंट पे। आप ये भी कह सकते हो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेटेलिक बॉन्ड।
ये मेटेलिक बॉन्ड पर भी डिपेंड करता है। कोई एलिमेंट जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाती है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। नहीं बनाएगी आपका मेटेलिक बॉन्ड तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उतना ही कम या ना के बराबर हो जाएगा, जैसे कि मैग्नीज के केस में, राइट। तो इसका सीक्वेंस मैं सोचती हूँ आपको लिखाऊँ नहीं लिखाऊँ, चलो लिखा देती हूँ मैं इसके सीक्वेंस आपको फाइनली। इसमें प्रॉपर्टी बेटा भी बहुत सारी बची हुई हैं, लेकिन हम सारी प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, कलर इन कंपाउंड पढ़ लेंगे थोड़ा सा। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारा क्या शो करते हैं, हाँ इसमें बेटा एक मेन प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन नंबर, ये हम देख लेंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। कॉपर, निकल, जिंक, तो इन सब का कम होता चला जाएगा। अब इसको बेटा हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अब आप इसका सीक्वेंस मैं आपको लिखा देती हूँ, चलो इसका सीक्वेंस लिख लो फिर भी। सबसे कम किसका होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझा दिया इसके ग्राफ से, तब भी सबसे कम किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट, जिंक का। तो पहले कम, हम ना इसको बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, सबसे कम वाला पहले, यानी कि जिंक ले लिया हमने। जिंक के बाद देखते हैं बेटा हम लोग, जिंक के बाद हमारा है फिर कॉपर। अब जिंक के बाद कॉपर आया तो D9 है, D10 हुआ इसमें, फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये वाला मैग्नीज, ठीक है। ये मैं एक सीक्वेंस बता रही हूँ आपको। फिर आपका आएगा यहाँ से निकल 28, ठीक है, निकल आएगा। उसके बाद बेटा आपका यहाँ पे कोबाल्ट आएगा 27, फिर वही आयरन आएगा 26, वो मैंने आपको बता ही दिया पहले, समझा ही दिया ना। फिर हमारा बेटा क्या आएगा आयरन के बाद, यहाँ पे किसका ज़्यादा होगा आयरन से ज़्यादा बेटा, फिर स्कैंडिनियम, क्योंकि इसमें क्या है कम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कम है ना, इसका 1 है स्कैंडिनियम। फिर उसके बाद टाइटेनियम, फिर 3 में वेनेडियम, और सबसे ज़्यादा किसका होगा क्रोमियम का। ये बेटा मैंने आपको इसका सीक्वेंस लिखवा दिया। अब बहुत से बच्चे के मन में देखो, आप ये चाहे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ग्राफ कि स्कैंडिनियम से क्रोमियम तक बढ़ रहा है, इसका मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है क्रोमियम का, तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा, फिर किसका है वेनेडियम का, फिर किसका है टाइटेनियम का, फिर किसका है स्कैंडिनियम का। फिर इधर चलो, इधर में सबसे कम किसका है जिंक का, फिर उसके बाद कौन आया ऊपर कॉपर, फिर कॉपर के बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा Mn, क्योंकि ये हाफ फिट फुल फिल्ड है ना बेटा, स्टेबल है अपने आप में। फिर कौन आएगा 28 निकल, फिर 27 CO, फिर 26 आयरन, फिर उससे ज़्यादा कौन होगा बेटा, इससे ज़्यादा इधर वाले हो जाएंगे स्कैंडिनियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, और सबसे ज़्यादा किसका होगा टॉप पर कौन है, देखो देखा टॉप पर है सबसे ज़्यादा, इससे भी टॉप पर है ये। इसको और नीचे बना सकते हो आप ऐसे, ये बहुत टॉप पर है देखो, तो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा जिंक का सबसे कम, हमने इसे जज कर लिया, क्रोमियम का सबसे ज़्यादा जिंक का सबसे कम क्या होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये प्रॉपर्टी हमारी फिनिश, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बेटा हमारा आता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एक क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, क्यों, है ना, तो उसको हम पढ़ते, उसको देखते हैं, ठीक है, इसे रफ करें। चलो आई थिंक मैं सोचती हूँ आपको ना अच्छे समझ में आ गया होगा, वैसे तो मैंने इतना आसान मतलब आसान से पढ़ा रही हूँ इसको, मतलब ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रही हूँ, कोई नहीं, अभी पढ़ लो इस चैप्टर को अच्छे से, जितनी देर में होता है देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, प्रॉपर्टी होने वाली है इसकी सारी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसको बड़ा ट्रिक से करेंगे, क्योंकि सबका ना डिफरेंट, देखो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, +2 +3 +4 +5 +6 +7, तो उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे हमें समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है। देखो टाइटेनियम से जिंक की अगर बात करें, ठीक है, टाइटेनियम से जिंक, फिर स्कैंडिनियम से निकल, ठीक है, फिर टाइटेनियम से निकल, टाइटेनियम से निकल, ठीक है, टाइटेनियम से जिंक, स्कैंडिनियम से निकल, फिर टाइटेनियम से निकल, फिर वनेडियम से मैग्नीज बेटा, वनेडियम से मैग्नीज, ठीक है, उसके बाद क्रोमियम से आयरन, और लास्ट में हमारा है Mn, फिर कॉपर, ठीक है। अब ये करेगा +2, ये +3, ये +4, ये +5, ये +6, ये +7, और ये +1 भी करता है, कभी +2 भी करता है, दोनों करता है कॉपर, आपको पता ही है, राइट। अब इसको ना हम ट्रिक से याद कर सकते हैं,
तो ये तो मालूम है कि अब इस बात का मतलब आपको पता है क्या हुआ, टाइटेनियम से जिंक तक +2, फिर स्कैंडिनियम से निकेल तक +3 करेंगे, मतलब स्कैंडिनियम से लेके निकेल तक जितने एलिमेंट है वो +3 शो करेंगे, मतलब +3 भी करेंगे और +2 भी करेंगे। फिर टाइटेनियम से निकेल तक +4 करेंगे, फिर वेनेडियम से मैग्नीज से +5, फिर क्रोमियम से आयरन +6। लेकिन इसको हम ट्रिक से अब याद करेंगे, ऐसे तो भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है। ट्रिक देखो क्या है इसकी ट्रिक है हमारी, है थोड़ी मतलब ऐसी, लेकिन आपको लगती है कि चलो अगर हमें से याद हो जाता तो अच्छी बात है। देखो, इसे तू जानती है ना, तू जानती है ये, तू जानती है यह, ठीक है बेटा, यह सच नहीं, यह सच नहीं। देखो सच नहीं में कौन आ गया, स्कैंडिनियम और निकेल, कि तू नहीं, सच नहीं, तू नहीं। अब तू नहीं में कौन आ गया, टाइटेनियम और Ni से निकल, ठीक है बेटा, तू नहीं। उसके बाद फिर है बेमाही, वेनेडियम आ गया, बेमाही, माही से मैग्नीज आ गया, बेमाही। कर फिकर, कर से कौन आया, क्रोमियम। फिकर से कौन आया बेटा, आयरन। कर फिकर मेरे मन, देखो मेरे मन, तो मन से कौन आया, मैग्नीज। मेरे मन की से कौन आया बेटा, कॉपर। बेटा ये ट्रिक आपको याद रखनी है, इस ट्रिक से आपको ना इनकी जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है वो याद रहेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कॉम्पिटिशन में भी पूछता है, बोर्ड में पूछ सकता है, बताइए इसमें कौन सा एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, या कौन सा एलिमेंट +3 +4 दोनों करता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए ट्रिक हमें याद करनी है भाई, तू जानती है ये, टाइटेनियम जिंक, सच नहीं, स्कैंडिनियम निकेल, तू नहीं, टाइटेनियम निकेल, बेमाही, वेनेडियम और मैग्नीज, है ना, कर फिकर, क्रोमियम और आयरन, मेरे मन, मैग्नीज, की, कॉपर। इतना याद कर लेना। फिर उसमें क्या करना है, आप सीक्वेंस लगा देना, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7, लास्ट में +1 भी करता है +2 भी करता है, दोनों करता है। फिर आपको इसमें क्या याद रखना है कि वही टाइटेनियम से लेके जिंक तक के सारे एलिमेंट, ये मत सोचना खाली टाइटेनियम और जिंक की बात चल रही है, नहीं, टाइटेनियम से जिंक तक के सारे एलिमेंट +2 शो करेंगे, स्कैंडिनियम से निकेल तक सारे एलिमेंट +3 करेंगे, टाइटेनियम से निकेल तक +4 भी करेंगे, और वेनेडियम से मैग्नीज +5 भी करेंगे, और क्रोमियम से आयरन +6 भी करेंगे, और मैग्नीज अकेला सबसे ज़्यादा करेगा +7, ठीक है। ये हमारे ऊपर इसका ट्रिक हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का, राइट। अब इसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बड़ी आसान है, उसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि सीक्वेंस याद रखना है हमें, वो कुछ नहीं है। अब लास्ट है हमारे से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई आपकी, नेक्स्ट है आपकी क्वाड्रेशन कंपाउंड कौन कौन सी मेटल बनाती हैं, बस ये प्रॉपर्टी बची है हमारी। देन हमारी सारी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी बेटा, फिनिश हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कंपाउंड्स, KMnO4 K2Cr2O7, फिर लास्ट में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। चैप्टर बड़ा है वैसे बहुत ज़्यादा ये, तो हमने क्या देखा है इसमें, नेक्स्ट हमारा क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। क्या ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, बिल्कुल करेंगी क्योंकि मेटल है। तो वो हम किससे देखेंगे बेटा, इसके मैग्नेटिक मोमेंटम बताता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो आप बताओगे क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, √NN+2, यही तो होता है बेटा, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, फिर अगर हमारा म्यू का वैल्यू 0 आता है और एक बार नहीं 0 आता है, 0 आता है तो कैसा है आपका डायामैग्नेटिक, ये बताना है आपको। 0 नहीं आता है तो कैसा होगा हमारा पैरामैग्नेटिक, ये बात आपको बतानी है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी बेटा इसमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। भाई आपको बताइए डी ब्लॉक मेटल्स जो हैं सबसे अच्छी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वो इनका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वही पढ़ते हैं हम लोग, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखते हैं इसमें हम लोग, नेक्स्ट हमारा है कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों।
क्या है ये प्रॉपर्टीज कैटालाइटिक? देखो ये अच्छा ऐसे कि आपका निकिल हो गया, B2O5 का हम यूज़ कहाँ करते हैं, और आयरन का यूज़ कहाँ करते हैं, निकिल का यूज़ कहाँ करते हैं बेटा, इसका करते हैं हैबर प्रोसेस अमोनिया में, हैबर प्रोसेस अमोनिया में। निकिल का किस में करते हैं बेटा हम लोग यूज़, आप सब जानते हैं, इन हाइड्रोजनेशन, इन हाइड्रोजनेशन इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा। अच्छा B2O5 का किस में यूज़ करेंगे हम लोग बेटा, B2O5 का हम करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। भाई जो आप H2SO4 की प्रिपरेशन करते हो ना 12th क्लास में पी ब्लॉक में, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेटा ये इसकी हमारी क्या हो गई, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एलॉय फॉर्मेशन। भाई ये तो बताइए, आप लोग जानते हो एलॉय होते क्या है, जब आप डिफरेंट मेटल्स को एक फिक्स कंपोजिशन में मिक्स कर देते हो तो वो आपके एलॉय बन जाते हैं, जैसे कि आपका स्टील, आपका ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, 3 और भी है आपके, तो उसको हम एलॉय कहते हैं। तो एलॉय फॉर्मेशन भी हमारा ये करते हैं, ठीक है बेटा। तो हम नेक्स्ट डालते हैं इसमें एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉय फॉर्मेशन में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्टेनलेस स्टील हो गया, भाई ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। क्या है फार्मूला ब्रास का, कौन बताएगा? ब्रास और ब्रॉन्ज, ब्रास का होता है बेटा कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज का होता है कॉपर प्लस टिन, बहुत आता है एग्जाम में। और स्टील का क्या होता है, स्टेनलेस स्टील, इसमें आपका आयरन, कार्बन, क्रोमियम भी होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है, प्लस निकल भी होता है। तो ये आपके किस में होते हैं, स्टेनलेस स्टील में। ये आपके एलॉय फॉर्मेशन भी करते हैं, कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब बेटा इसकी अगली प्रॉपर्टी बची है हमारी, अगली भी देख लेते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स। ये भी देख लेते हैं कलर कॉम्प्लेक्स वाली हम लोग, ठीक है बेटा। अच्छा मेटालिक करेक्टर तो शो करेंगे ये, भाई मेटल हैं तो मेटालिक करेक्टर शो करेंगे। क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसमें N-1D और NS दोनों के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं मेटालिक बॉन्ड बनाने में। जब मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन मैग्नेज नहीं बनाती, जो इसमें स्टेबल होंगे जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नेज हो गया, ये मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो कैसा करेक्टर शो करेंगे, मेटालिक करेक्टर शो करेंगे। तो वो मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि उतना आसान है, आप कर लोगे, मिल करा दी मैंने आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया इसकी एक बात। अब नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कलर ऑफ कंपाउंड्स, ये देख लेते हैं बेटा। भाई ये बताओ, डी ब्लॉक जो मेटल एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक मेटल्स हैं, वो कलर कंपाउंड शो करती है क्योंकि उनमें ट्रांजिशन होता है। तो उसके लिए हम ना कई सारे एक फैक्टर को मान लेते हैं कि फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, ऐसा नहीं है। फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड के अलावा उसके और फैक्टर भी देखे जाते हैं जो डिसाइड करते हैं इसका कलर कॉम्प्लेक्स, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको सारी करा दी वैसे प्रॉपर्टीज़ की, कोई बची नहीं है। तो नेक्स्ट है कलर ऑफ कंपाउंड्स, कलर ऑफ कंपाउंड्स। कलर ऑफ कंपाउंड्स में क्या होगा बच्चों, इसमें आप लोग कहते हो मैम इसमें डी ट्रांजिशन होता है। डी ट्रांजिशन का मैं आपको मतलब बता देती हूँ, क्योंकि एक डी मतलब डी सब शेल में ही एक शेल से दूसरे इलेक्ट्रॉन का उसी को उसमें जंप करना, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन कब होगा कब नहीं होगा वो हमें देखना है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 है तो ट्रांजिशन होगा बेटा, तो कंपाउंड कलर शो करेगा। मतलब आउटर शेल में अगर आपका D1 से लेकर D9 इलेक्ट्रॉन है, अगर D0 और D10 है तो नो ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन या तो फुल्ली फिल्ड है, भाई फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड तो स्टेबल है ना अपने आप में, वो क्यों करेगा ट्रांजिशन, क्यों जाएगा, क्यों जंपिंग करेगा। जीरो होगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 0 और 10 और आपका D5 ये हमेशा बेटा क्या करेंगे, नो ट्रांजिशन। तो जब ट्रांजिशन में होगा तो कंपाउंड कैसा बनेगा, कलर फुल, और नहीं होगा तो कैसा बनेगा बेटा, कलरलेस। सीधी सी बात है, क्लियर। अब बात ये आती है, चलो बन गए कलरलेस, तो क्या इसी एक रीजन से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कंपाउंड अगर ये होगा तो कलरफुल, नहीं होगा तो कलरलेस? ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम इसमें एक रीजन और देखते हैं। सेकंड रीजन क्या है बेटा, चार्ज ट्रांसफर
स्पेक्ट्रा। भाई ये क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होना। उसी कंपाउंड के अंदर एक नॉन मेटल मेटल के लिए चार्ज का ट्रांसफर कर देती है अपना, तो उस कंडीशन में कंपाउंड कलर हो जाता है। उसमें हम ये नहीं देखते कि D1 है, D0 है, D10 है, वो हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ बेटा, KMnO4। अब एक बार बताओ, KMnO4 कैसा होता है, डीप पर्पल कलर होता है इसका, डीप पर्पल। अब एक बात बताओ, और KMnO4 का अगर मैं ये इसका कलर डीप पर्पल होता है और मैं इसमें Mn की अगर बात करूं तो Mn का 25 होता है, तो लास्ट में क्या आएगा, D5 एंड 4s2। तो बेटा एक बात बताओ, इसमें D5 आ गया, मतलब ये तो फिर D5 का मतलब, अब D5 और 2 इस टोटल कितने, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका यहाँ पे बेटा फाइंड करती हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 2 8 माइनस का K+1, तो इसका +7 आएगा, नहीं आएगा। अब Mn का +7 है, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7, ये 7 चले जाएंगे, तो ये सब जीरो नहीं हो जाएगा, 3D 0 और 4s 0। जब ये जीरो हो जाएगा बेटा, तो इसमें काहे का ट्रांजिशन होगा, कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, तो D0 हो गया। तो हमने पढ़ा D0 में नो ट्रांजिशन, तो कलरलेस, लेकिन ये तो कलर कंपाउंड होता है, भी आपने देखा है, डी पर्पल होता है KMnO4, इसको लाल दवा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो क्यों है ये डीप पर्पल, इसका रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। होता क्या है बेसिकली बेटा, जो Mn है ना और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ये अपना एक चार्ज किसको दे देता है, मैग्नीज को। भी कितना है मैग्नीज के पास, +7, इसका एक लेकर कितना होता है, +6। तो इसने फाइनली क्या करा, इस ऑक्सीजन ने इस मैग्नीज को अपना एक प्लस चार्ज दे दिया, चार्ज का ट्रांसफर कर दिया। इसी वजह से KMnO4 डीप पर्पल कलर शो करता है, और उसमें ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। ये हमारा था बेटा इसका सेकंड रीजन, राइट। अब बेटा इसका एक थर्ड और देख लेते हैं हम, थर्ड रीजन, ठीक है बेटा। बस प्रॉपर्टी आपकी फिनिश होने जा रही है सारे डी ब्लॉक मेटल्स की, फिर पढ़ेंगे इसमें हम कंपाउंड, ठीक है बच्चा। तो देखते हैं कंपाउंड के बारे में अभी जल्दी से, फटाफट से। कंपाउंड अभी एक प्रॉपर्टी इसकी, हाँ लास्ट बचा है, परसेंटेज कोवलेंट। थर्ड करेक्टर है बेटा परसेंटेज कोवलेंट करेक्टर। मतलब ये कहता है कि जिस कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा डीप कलर शो करेगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर हम कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा फंडा है, आपके पास एक AgCl है, एक AgBr है और एक AgI है। इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का, जिसका बड़ा साइज उसका कोवलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा। तो ये कैसा होता है, वाइट कलर का। ये कैसा होता है आपका AgBr, हल्का सा येलो, यानी कि पेल येलो। कैसा होता है, पेल येलो। और ये कैसा होता है, पूरा येलो, डार्क येलो। तो आपने देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहा था, तो कलर भी कैसा हो रहा था, डीप, वाइट से पेल येलो, पेल से येलो हो गया। तो कहने का मतलब है कि तीसरा फैक्टर है कि कलर कंपाउंड्स के लिए परसेंटेज ऑफ कोवलेंट करेक्टर भी डिपेंड करेगा। ये हमारे कलर ऑफ कंपाउंड्स के 3 रीजन थे बेटा, हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसकी हम एक प्रॉपर्टी और बची है लास्ट, वो देख लेते हैं, तब हम पढ़ेंगे इसके कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी हमारी बच्चे से, मैंने सारी करा दी हैं, अगर बचती भी है कोई एक आध, एलोय करा दी है। अच्छा एक बेटा आपकी ये बच जाती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। मतलब डी ब्लॉक मेटल्स क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ना क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उनसे मिल जाते हैं और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी इनकी होती है, तो ये भी हम लास्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है बच्चा, ठीक है। कौन कौन से बनाते हैं बेटा ये कंपाउंड, क्या, जैसे कि टाइटेनियम से कार्बन हो गया, टाइटेनियम में किसी का रिएक्शन, कार्बन से, टाइटेनियम और आपका हाइड्रोजन हो गया, Fe3 कार्बन हो गया। अब देखो बेटा टाइटेनियम कार्बन से कर रहा है, एस से भी कर रहा है, और आयरन कार्बन से कर रहा है। तो ये कैसे कंपाउंड है आपके सारे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। पर इनकी कोई पता है लेकिन इनका जो स्टिकोमेट्रिक रेशियो होता है ना वो फिक्स नहीं होता, इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि H के साथ में इसका जो रेशियो 1.7 है,
इसका 1.7, इसका 1। तो ये मतलब कैसे होते हैं, नॉन स्टिकोमेट्रिक रेशियो दिखाते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे होते हैं ये वाले, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। दूसरा बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब मेटल से भी ज़्यादा हार्ड बनते हैं ये। ठीक है, तीसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा क्या होगा बेटा यहाँ पे, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, तीसरा हमारा क्या हो गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट। चौथा कौन सा होगा बेटा हमारा, ये केमिकली इनर्ट होते हैं बेटा। कैसे होते हैं ये कंपाउंड जो बनते हैं कैसे बनते हैं, केमिकली इनर्ट, किसी से रिएक्शन नहीं करते ये, केमिकली इनर्ट। क्लियर बेटा। तो बेटा ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने फिनिश कर ली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। मैंने नंबर ऑफ काउंट नहीं करे कितनी कितनी प्रॉपर्टीज है, बट मैंने जो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं सारी करा दी। अब बेटा इसमें डी ब्लॉक के दो कंपाउंड्स आते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, वो पढ़ेंगे शॉर्ट में। फिर पढ़ेंगे हम F ब्लॉक, एक्टिनाइड लेंथेनाइड की प्रॉपर्टीज, देन चैप्टर तब फिनिश होगा। तो नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, इसके कंपाउंड देख लेते हैं हम लोग। कौन सा, पहले देखते हैं KMnO4, उसके बाद देखेंगे K2Cr2O7। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं हम लोग KMnO4। तो बेटा KMnO4 हमारा, इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इसको हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो इसको कुएं में डालते थे, कुएं के पानी में बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उसमें भी यूज़ करते थे। तो इस हमारा कलर कैसा होता है बेटा, इसका डीप पर्पल इसका कलर होता है बच्चा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हमारा आता है कि इसको बनाते कैसे हैं हम, लैब मेथड। पहले इसका हम देखते हैं बेटा लैब मेथड। ठीक है, लैब मेथड में सबसे पहले आप कुछ नहीं करना करोगे, आप लोगे MnO2, इसको करोगे फ्यूज्ड विद KOH। ठीक है, आपने MnO2 को फ्यूज किया KOH के साथ, एंड आपने इसको क्या किया, एंड ऑक्सीडाइज किया बाय एयर। तो क्या हुआ, MnO2 बेटा आपका MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपने क्या किया, MnO4 2 नेगेटिव को अगेन क्या कराया इसका बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराया आपने। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, MnO4, और ऑक्सीडेशन बेटा आपने किस में कराया, इन एल्कलाइन मीडियम। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, MnO4 2 नेगेटिव से MnO4 1 नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी प्रिपरेशन हो गई फाइनली। MnO4 नेगेटिव अगर दोबारा पोटेशियम K+ से मिलाओगे तो KMnO4 ही बन जाना है। ठीक है, ये हमारी प्रिपरेशन हो गई बेटा। नेक्स्ट बेटा इसकी आती है प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। ठीक है, बड़ा आसान सा है, इसे शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा इसमें, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पहले हम लोग इसकी। प्रॉपर्टीज, हीटिंग इफेक्ट। प्रॉपर्टीज में कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, जब आप KMnO4 को ना हीट करोगे, कितने पर, 534 केल्विन पर, इतने पर आपने हीट कर दिया, नहीं 513 513 केल्विन पे आपने इसको हीट किया। क्लियर, तो किस में टूटा ये, K2MnO4 इसमें टूट गया, और MnO2 में टूट गया, और प्लस O2 निकल गया। तो ये कैसे कलर का बना आपका K2MnO4 बेटा, ग्रीन और वो ब्राउन। ये बना ग्रीन, ये बना ब्राउन, और ये कैसा होता है, डीप पर्पल। ये एक बात हो गई हमारी। क्लियर, चलो अच्छा नेक्स्ट चेंज करते हैं कलर। अब इसका बेटा बनाओ स्ट्रक्चर। K2MnO4 को ऐसे दिखाओगे Mn डबल बॉन्ड O, राइट, यहाँ पर O नेगेटिव K पॉजिटिव। ये KMnO4 का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
सब में डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये साथ में Mn के, लेकिन एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, फिर यहाँ पे पोटेशियम होता है। ये इसका बेटा होगा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेटा इसकी आती है केमिकल रिएक्शन, वो जल्दी से कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये रफ कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या कहती है हमारी, देखो फटाफट से। केमिकल रिएक्शन वही एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। तो नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप क्या लोगे, MnO4 निगेटिव ले लोगे इसमें, है ना, MnO4 निगेटिव ले लिया आपने। फाइनली यहाँ पे आप इसको किस में लोगे, बेसिक मीडियम में। किसमें लिया आपने इसे, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक में आपने लिया फाइनली, तो क्या हुआ, ये MnO4 निगेटिव बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होगा, हमें ये ध्यान रखना है बेटा, ये किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा बेटा MnO4 निगेटिव से MnO4 2 निगेटिव में। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, है ना। अब MnO4 निगेटिव को अगर हम लेते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, बस यही ध्यान रखना है। एसिडिक में लेते हो तो आपका ये बेटा कन्वर्ट होगा Mn+2 में। और अगर MnO4 निगेटिव को आप किसमें, न्यूट्रल में लेते हो या स्लाइटली एल्कलाइन भी कहते हैं, तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, ये MnO2 में। बस यही याद रखना है आपको कि MnO4 निगेटिव बेसिक में जाता है MnO4 2 निगेटिव में, फिर MnO2 में, फिर Mn+2 में। तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पे इसका एन फैक्टर निकालो, यहाँ बेटा +7 है Mn का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +6, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 1, यहाँ कितना है +7, यहाँ पे कितना है +2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे बेटा कितना है इसका +7, यहाँ पे कितना होगा इसका +4, तो साथ में 4 कितना हुआ एन फैक्टर 3। तो ये आपको बस इसमें लर्न करना है कि बेसिक में क्या होगा, एसिडिक में क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एसिडिक मीडियम में आपको पता है कि भाई एसिडिक मीडियम में MnO4 Mn+2 में आपका ऑक्सीडाइज होगा, और न्यूट्रल में MnO2 में होगा, और बेसिक में MnO4 निगेटिव में होगा। ठीक है, अब फाइनली हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस, ये किस किस को किस में करेगा ऑक्सीडाइज, बस ये देखना है बेटा हम लोगों को। ठीक है बेटा, तो वही मेन है हमारा, वही हमें देखना है इसमें फाइनली। तो अब देखते हैं हम लोग इसकी रिएक्शंस। तो पहले हम देखते हैं बेटा इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो इन एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा, MnO4 निगेटिव होगा Mn+2 में, ये तो पता ही है आप लोगों को कि इसमें होगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे इसका होगा क्या, इसकी ट्रिक बताते हैं हम लोग। इसकी हमें क्या बताएंगे आपको, एक ट्रिक क्या थी, एक ऑक्स है ना को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। ठीक है, ये अब इसमें हमें ध्यान देना है, एक से क्या आएगा I निगेटिव, ऑक्स से क्या आएगा आपका, ऑक्स से क्या आएगा आपका बेटा ऑक्सिलेटाइन, इस पर 2 निगेटिव होता है। को से क्या आएगा आपका, तो को से आप याद करोगे आयरन, ऑक्स को में यही आ गया, मतलब एक ऑक्स को दोनों के लिए बेटा योग हो गया। अब इसमें को से ये इसी के लिए हो गया, एक ही वर्ड है दोनों के लिए। फिर से के लिए क्या आएगा आयरन, से क्या आएगा सल्फर, और एन से क्या आना चाहिए बेटा, एन से आपका आएगा NO2, और सॉन्ग से क्या आएगा बेटा SO3 2 निगेटिव। ठीक है, और सुनाओ से क्या आएगा SN+2, सुनाओ से आ गया SN+2। ठीक है, तो अब देखना ये है कि इसमें हम ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये जो है MnO4 खुद तो Mn+2 में होगा, I निगेटिव को किस में करेगा I2 में, इसको किस में करेगा CO2 में, और Fe+2 किस में करेगा Fe+3 में, S2 निगेटिव को किस में कर देगा, हमें ये भी देखना है। तो S2 निगेटिव किस में हो जाएगा S में, NO2 किस में होगा बेटा कन्वर्ट, ये ध्यान रखना है। NO2 निगेटिव हमारा निगेटिव बेटा NO3 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। SO3 2 निगेटिव किस में कन्वर्ट होगा SO3
SO4 2 नेगेटिव में, और SN+2 किस में कन्वर्ट होगा, SN+4 में। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। ये हमारे एक बात हो गई, SN+2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SN+4 में। ठीक है, ये हमारी सारी एक समरी हो गई। तो आयोडीन नेगेटिव से I2 में, ऑक्सलेट से CO2 में, Fe+2 से Fe+3 में, सल्फर 2 नेगेटिव से सल्फर में, NO2 नेगेटिव से NO3 एक नेगेटिव में, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव में, और SN+2 से SN+4 में ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। कौन करेगा, MnO4, किसके लिए, इनके लिए। और खुद किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक। ये सारी कहानी जो चल रही है ना बेटा, वो एसिडिक मीडियम की चल रही है। जब मीडियम एसिडिक होगा तो ये MnO4 खुद तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, बाकी इन सबको इसमें कन्वर्ट कर देगा। एक बार इसको बेटा देख लो, सारा आपको मैंने सही करा दिया है। SNO3 Fe+3 SO4 2 नेगेटिव SN+4। तो एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ। एक से मतलब आयोडीन, ऑक्स को मतलब ऑक्सिलेट, फिर से आयरन, से सल्फर, न्यू से NO2, सॉन्ग से SO3, सुनाओ से SN+2। अब इसमें हम एक रिएक्शन करके देख लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास MnO4 नेगेटिव है और इसके साथ में क्या है, I नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। तो MnO4 खुद किस में कन्वर्ट होगा, Mn+2 में। मीडियम कौन सा, लेकिन I को किस में करेगा, I2 में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ, आपसे पूछेगा कि यहाँ पर मीडियम एसिडिक है, साथ में इसके ये एलिमेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमें एक ट्रिक से हमेशा याद रहता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है इसमें एल्कलाइन मीडियम। बस रिएक्शन खत्म होने वाली है, ये हमारा था एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें एल्कलाइन मीडियम। देखो एल्कलाइन में क्या होगा, फटाफट से देख लेते जल्दी से। ठीक है, तो एल्कलाइन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एल्कलाइन में आपको पता है कि MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में। ये तो पता ही है आपको कि इन एल्कलाइन मीडियम में, इन एल्कलाइन मीडियम, तो एल्कलाइन में क्या होगा, एल्कलाइन में किस में कन्वर्ट होता है बेटा आपका ये, MnO4 नेगेटिव से MnO2 में, राइट। तो किस किस कंपाउंड, किस किस एलिमेंट्स को कन्वर्ट किस में करेगा वो देखना है बेटा हमें। ठीक है, तो इसमें इसका बहुत आसान सा है। एक थी मनीषा, एक से क्या हो गया, I नेगेटिव, इससे क्या हो गया, थी से आपका थायोनिल, H2O3 पे 2 नेगेटिव, और M से, इससे Mn हो गया। मनीषा से क्या होगा बेटा, Mn+2। तो किसमें, I को किस में कन्वर्ट करेगा ये, I2 में, और H2O3 को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा आपका ये, SO4 2 नेगेटिव में, और Mn+2 किस में करेगा, MnO2 में। दैट्स ऑल, ये कहानी खत्म हो गई हमारी, है ना। तो इन एल्कलाइन मीडियम में MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट होगा। खुद तो ये एल्कलाइन मीडियम, यानी इसको बेटा ये भी लिख लो, न्यूट्रल मीडियम भी बोल देते हैं कभी, न्यूट्रल, कंफ्यूज मत होना। तो ये खुद तो होगा MnO2 में कन्वर्ट, I नेगेटिव को करेगा I2 में, थायन को करेगा SO4 नेगेटिव में, Mn को करेगा MnO2 में। बस इससे ये आपकी लास्ट रिएक्शन थी बेटा कि MnO4 की। अब इसके बाद बेटा हमारा अगला कंपाउंड होगा K2Cr2O7। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है K2Cr2O7। ठीक है, ये सब बोलते हैं हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट। अभी हमने KMnO4 फिनिश कर लिया है विद केमिकल प्रॉपर्टीज। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है बेसिकली, देखो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है K2Cr2O7, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हम इसको बोलते हैं बेटा। अब इसकी प्रिपरेशन हम एक ही करेंगे लैब मेथड, जैसे हमने KMnO4 का किया था वैसे हम इसका करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम FeCr2O4, यानी हमारा फेरस ऑक्सिलेट है, हम ये लेते हैं फेरस क्रोमियम। इसके बाद हम इसे फ्यूज करेंगे Na2CO3 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, Na2CrO4 यानी कि सोडियम क्रोमेट मिलेगा येलो कलर का, एंड Fe2O3 मिलेगा और CO2 मिलेगा। फिर अगेन हम Na2CrO4 को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, Na2Cr2O7। अब हमें रिप्लेस करना है Na2 की जगह बेटा हमें क्या लाना है, पोटेशियम। तो हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, 2KCl से, राइट। तो हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, 2NaCl निकलेंगे बेटा यहाँ से। और फाइनली हम क्या करेंगे, बना लेंगे K2Cr2O7, जो कि बेटा कैसा होता है आपका, ऑरेंज कलर का। बस आपको याद रखना है ये कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, राइट। चलो अब ये तो हमारे बेटा इसकी प्रेपरेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, मतलब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मतलब किस में ये कन्वर्ट होगा।
सपोज दैट हमने K2Cr2O7 को लिया, हमने इसको हीट किया, तो बेटा ये हमारा K2CrO4 में कन्वर्ट हुआ येलो कलर में, Cr2O3 ग्रीन कलर में, प्लस हमारा ऑक्सीजन गैस इसमें से क्या होगा बेटा, निकल गया, राइट। अब इसको हीटिंग इफेक्ट हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मेन जो है ना स्ट्रक्चर, वहां से कभी कभी इसका क्वेश्चंस आ जाता है। तो क्वेश्चंस कैसे आता है, देखो सपोज दैट पूछेगा, पहले तो K2Cr2O7 का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर Cr2O7, इसमें देखो O6 है, तो बेटा एक O जो रहेगा वो दोनों क्रोम के बीच में रहेगा एज ए ब्रिज, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 और 1 5, 2 और 1 ऑक्सीजन बेटा पोटेशियम के साथ रहेगा, इधर भी रहेगा पोटेशियम के साथ में। तो ये किसका बेटा हो गया आपका स्ट्रक्चर, K2Cr2O7, राइट। अब इसमें देखना क्या है बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस पे एक लोन पेयर है, यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड, और बेटा ये वाली बॉन्ड, ठीक है, O और Cr, O और Cr, मतलब ये 6 बॉन्ड्स इसमें क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। कभी कभी ना स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछ लेता है आपके जेई के एग्जाम में, कभी कभी इससे क्वेश्चंस आ जाता है कि इसके स्ट्रक्चर में जो CrO बॉन्ड है और ये आपकी ये वाली CrO Cr बॉन्ड, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाली CrO, यहाँ पे ये वाली CrO, यहाँ पे ये वाली CrO, ये 6, 4 ये वाली हो गई, 5वीं ये हो गई, 6ठी ये हो गई, ये 6 CrO बॉन्ड लेंथ इक्वल, ये आपस में बराबर होती हैं, राइट। चलो अब कहानी तो है कि ये तो 6 बराबर हो, तो कहानी ये आई कि इनका क्या मतलब है, ये वाली बाई और ये वाली बाई ये आपस में क्या होती हैं, ये भी बराबर होती हैं, लेकिन इसमें और इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो याद रखना बेटा, ये जो एक्स वाली है ना, ये वाली ये स्मॉलर है बाई के कंपेयर में, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आया था इसलिए कि भाई 2 बाई बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 बाई, ये दोनों बाई बेटा, ये वाली बाई ये बाई बॉन्ड लेंथ आर इक्वल्स, राइट बच्चा। अब ठीक है, लेकिन x और y में कौन बड़ा छोटा है, ये y है भाई और ये x है, तो इन दोनों में कौन बड़ा और छोटा है। तो बेटा देखना यहाँ पर ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, मोर रेजोनेंस यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं होगा कंपेयर में, तो मोर रेजोनेंस है ना, यहाँ पे लेस रेजोनेंस है, तो क्या होगा x स्मॉलर टू बाई। बस इतना आपको लर्न करना है कि बाई बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक्स से ज़्यादा होगी, या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्मॉलर लेस देन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि K2Cr2O7 के जो स्ट्रक्चर में जो CrO यानी ये बाई और ये वाली बाई, ये दोनों बॉन्ड लेंथ जो होती है आपस में तो इक्वल है ये, लेकिन फाइनली अगर x और बाई में कंपेयर करें तो याद रखना बच्चा कि जो बाई वाली बॉन्ड लेंथ है वो x से क्या होती है, बड़ी होती है। ये हमारा हो गया इसका स्ट्रक्चर K2Cr2O7 का। अब इसकी थोड़ी सी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज कि एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करेगा ये, है ना, बेसिक में कैसे करेगा। बस खत्म होने वाला, टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, तो इसको हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं इसकी, देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम डालते हैं K2Cr2O7 एक्ट एज ए OA। OA का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो फाइनली आपने देख लिया, उसके बाद किसमें, इन एसिडिक नेचर में, एसिडिक नेचर में देखना है बेटा हमको इसमें, ठीक है। चलो सपोज है, सबसे पहले देखो कि Cr2O7 जो हमारा है निगेटिव बेटा, 2 निगेटिव, वो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Cr+3 में। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमने देखा था ना कि MnO4 में जो MnO4 निगेटिव था वो Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा था एसिडिक मीडियम में, वैसे यहाँ पे देखना है कि Cr2O7 2 निगेटिव एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होगा, ये हमें एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, ये कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन इसमें हम थोड़े इसके फैक्टर देखेंगे, इसमें रिएक्शन क्या होंगी। फिर एक सॉन्ग सुनाओ, ठीक है बेटा, इसको ऐसे याद करेंगे। फिर से आयरन, एक से आयोडीन, सॉन्ग से बेटा पहले क्या था हमारा, सॉन्ग से बेटा यहाँ पे हमने लिया है H2S, सुनाओ से हमने लिया है यहाँ पे SN, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, Fe+2
आयोडीन नेगेटिव H2SN+2। देखो Fe+2 तो हमेशा Fe+3 में कन्वर्ट होता है, आयोडीन नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होगा, H2S आपका S में होगा, Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट होगा बच्चा, ठीक है। तो ये एक हमारी बात हो गई। तो मतलब Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Fe+2 को Fe+3 में, I नेगेटिव को I2 में, H2S को S में, Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट करेगा, लेकिन मीडियम कौन सा होना चाहिए आपका? एसिडिक, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम इसकी करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस Fe+2 और नेचर पे यहाँ पे क्या एरो पे S प्लस, आपको इस एग्जाम में मिलेगा। तो याद रखना यहाँ मीडियम कौन सा एसिडिक, तो खुद किस में कन्वर्ट होगा? Cr+3 में, और Fu किस में करेगा? Fe+3 में, ठीक है। तो इतना बताना है आपको, तो यही हमें देखना था यहाँ पे। तो ये हमारे, इसको हम रिएक्शन ऐसे दिखाएंगे, और इसके साथ में I होगा तो I2, H2S होगा तो S, Sn होगा तो इसी में से आपसे रिएक्शन पूछेगा बेटा। इसके बाद फिर आता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। देखो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है ना बेटा, लैब में हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का, तो उसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं, कोई भी आयनिक क्लोराइड लेते हैं, तो देखते हैं उसमें कंपाउंड बनता है हमारा, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड। तो वो भी हम तो वो कौन कौन से आयनिक कंपाउंड हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिशन में, तो वो भी हम देख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है बेटा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई? फिनिश हो गई, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, राइट। तो बेटा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की ट्रिक मैं नहीं बताऊंगी इस समय, क्योंकि मैं उसकी वीडियो अलग बना चुकी हूँ, बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, और उसमें पूरी पीरियोडिक टेबल को मैंने ट्रिक बता रखी है सबकी, तो उसको आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ये हम लोग लैब में करते हैं बेटा प्रैक्टिकल में, तो बेसिकली हम इसका देख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। तो हम पहले कोई भी सॉलिड क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे आयोनिक क्लोराइड, ये हमने ले लिया, और प्रेजेंस में क्या लेंगे हम? इसमें प्रेजेंस में हम लोग लेते हैं सॉलिड K2Cr2O7 एंड कंसनट्रेट हम किससे कराते हैं? सॉलिड K2Cr2O7 और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन इसकी, किसकी? कोई भी ले लेंगे हम सॉलिड आयनिक क्लोराइड, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा बेटा इसमें? हमें इसमें एक मिलेगा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, हमें ये मिल जाएगा बेटा, राइट, मिल गया। अगेन हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? इसकी हम कराएंगे NaOH से। आप इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो आपको मिलेगा Na2CrO4, यानी सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा, सिंपल सी फंड। ये हम लैब में ऐसे ही कराते हैं, करा कर देखते हैं। ये मिलेगा आपका येलो कलर में, ये कैसा मिलेगा बेटा? येलो कलर में। अगेन आप इसकी रिएक्शन बेटा किससे कराओगे? लेड एसीटेट से, OAC का होल ट्वाइस, तो लेड एसीटेट से कराओगे इसकी रिएक्शन बेटा, तो आपको मिलेगा PbCrO4, PbCrO4 येलो कलर का, यानी येलो PPT मिल जाएगी बेटा आपको, राइट बच्चा। तो ये हमारा देखो, ये नॉर्मली ना आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, वैसे कि हम इसका प्रैक्टिकल लैब में 12th में करके देखते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि पहले आप इसमें कोई भी सॉलिड आयनिक क्लोराइड लो, सॉलिड K2Cr2O7 H2SO4 लो, फिर इनकी रिएक्शन करा के आपका क्या बनेगा? क्रोमिल क्लोराइड बनेगा। उसके अगेन NaOH से कराओ तो Na2CrO4 येलो कलर का बनेगा। फिर इसकी लेड एसीटेट से कराओ तो हमारा बनेगा PbCrO4 येलो PPT। यही होता है हमारा। अगर हमारा येलो PPT बन गया लास्ट में तो हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट सही हो गया। तो हमें यही बनाना था इस टेस्ट में, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आता है यहाँ से, ये तो हमने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है इसलिए समझा दिया, ये होता है, रिएक्शन होती है, पर क्वेश्चंस ये आता है कि कौन से सॉलिड आयनिक क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। जो नहीं देते हैं मैं उनके नाम लिखा देती हूँ, बाकी सारे देते हैं। तो उसके लिए हम ट्रिक पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले हम नाम लिखते हैं कंपाउंड्स के, ठीक है। देखो बेटा AgCl SnCl4, ठीक है, AgCl SnCl4 एंड PbCl4, राइट, ये हो गया आपका, एंड Hg2Cl2 एंड SgCl2। बेटा ये 5 कंपाउंड जो है ना, ये 5 आयनिक क्लोराइड HgCl2 Hg2Cl2 PbCl4, ये सब हमारे क्या, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, बाकी इनको छोड़कर सारे टेस्ट देते हैं। तो जो नहीं देते हैं वो आप लर्न कर लो बस, ठीक है। तो फाइनली इसको हम नाम लिख लेते हैं, इसकी ट्रिक है अजी सुनो प्यार हो गया, बस इतना याद करना है आपको, इतनी बातें याद करनी है, इससे आपको ट्रिक से याद रहेगा कि ये आपके ये वाले
क्या नहीं देते हैं, क्रोमोल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। ये बेटा हमारा Kd227 कंपाउंड फिनिश, ठीक है, यानी डी ब्लॉक हमारा फिनिश। अब बेटा शुरू होता है हमारा एफ ब्लॉक, राइट। इसे क्या बोलते हैं बेटा, कैलोमल, इसे क्या बोलते हैं, कोरोसिव सब्लिमेट। तो कोई इसके नाम आपने पढ़े ही होंगे, सबने पढ़े होंगे। इसे बोलते हैं कैलोमल, Hg2Cl2, इसे बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट, राइट। बाकी तो आपको नाम पता ही है, टिन का क्लोराइड, लेड का क्लोराइड, AgCl, व्हाइट PPT। तो ये सारे हमारे इसकी ट्रिक हो गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा इसमें आता है आपका क्या, नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा कि एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में कौन आएगा बेटा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, ठीक है। लैंथेनाइड को किसमें रखते हैं हम, 4F सीरीज में। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे 4F, एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे हम लोग 4F सीरीज, ठीक है। तो सिंपल सा मैं इसका बनाती हूँ आपको एफ ब्लॉक बेटा, एफ ब्लॉक है ना बेटा। इसमें कौन आती है आपकी 4F 5F सीरीज, इसे बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, और इसे क्या बोलते हैं हम बेटा, एक्टेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, ठीक है। इसका ग्रुप 3 होता है, इसका ग्रुप 3 होता है। पीरियड इसका बेटा 6 होता है, इसका पीरियड 7 होता है। बस ग्रुप दोनों के सेम होते हैं, लैंथेनाइड सेम ग्रुप में आते हैं 3 में, लेकिन बेटा इसका पीरियड क्या होता है, चेंज हो जाता है, 6 और 7 हो जाता है, राइट। चलो अब फाइनली हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको लैंथेनॉइड करा रही हूँ पहले, है ना, 4F। तो पहले 4F में हम ना, मैं इसकी एक टेबल बनाने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टली, ठीक है। तो मैं, मुझे तो खैर बेसिकली याद है बेटा, मैं आपको लिख देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लासी प्राइमरी नादान, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, तब से डायरेक्टर हॉस्पिटल इंजीनियर। बड़ा हो जाए, नहीं आ पाएगा ना, हमें पूरे से एक लाइन में ही करना है बेटा, तो उसको रफ कर देते हैं हम लोग। बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से दिखेगा, तो यहीं से करते हैं स्टार्ट। लासी प्राइमरी नादान, प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, तब से डायरेक्टर हॉस्पिटल इंजीनियर, TM बाइवू LU। LU क्या है लास्ट में बेटा, ल्यूटिनेशियम। ये क्या है, लैंथेनम। बेटा लैंथेनम से शुरू होता है, लैंथेनम कहाँ आता है आपका, 5D सीरीज में। 5D मतलब लैंथेनम जो होता है ना आपका डी ब्लॉक में, उस 5D के बाद में आपका नीचे 4F यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है। लैंथेनम ने उसका ले लिया है 5D का, फिर सीरियम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होते हैं लैंथेनम को मिलाकर, वैसे हम इसको 14 काउंट करते हैं, राइट। ये हमारे बेटा इसकी सीरीज हो गई। अब इसमें हमने देखा डायरेक्टर हॉस्पिटल इंजीनियर, TM बाइवी LU, बिल्कुल राइट है हमारी ये सीरीज। 57 है बेटा यहाँ पे, ये 57 से स्टार्ट होती है बेटा और लास्ट में कहाँ पहुँचती है, 71 तक। क्लियर। अब सबसे पहले मैंने ये 4F सीरीज लिख ली है, मैं इसका पहले करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगी, आप सारे 15 एलिमेंट का एक ही बार में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसमें सारे एक्सेप्शन भी आ जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो हम करते हैं। अब देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है बेसिकली, पहले जान लो आप। जनरल EC क्या होता है, जैसे आपने D का पढ़ा था ना, n-1 D में 1 से 10 था, NS में 0 से 2, तो बेटा यहाँ पे n-2 होगा, n-2, और F में कितने होंगे, F में कितने होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो बेटा F में यहाँ पे होते हैं आपके 1 से लेकर 14, F में कितने होते हैं 1 से लेकर 14, फिर उसके बाद n-1, D में 0 से 1 और NS2। ये इसका बेटा क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। n-2, F में 114, n-1, D में 0 से 1 एंड NS2। S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और D में 0 से 1, या तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, और F में 1 से लेकर 14 रहेंगे। ये इसका बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अगर ये 4F सीरीज है बेटा, तो यहाँ पर F के साथ में 4 हो जाएगा। अगर ये 5F सीरीज तो F के साथ में 5F हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो बेटा मैं टेबल बनाऊंगी पहले, यहाँ से मैं इसके आगे लिखूंगी यहाँ पे 4F, यहाँ लिखूंगी मैं। अब 4F के बाद बेटा D कौन सा आना चाहिए, आप अंदाज लगाओ, 5D आएगा, नॉर्मल सी बात है, 5D और 6S। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है 12th में, ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो 4F 5D 6S, ये लास्ट में तीनों आपके सेल आएंगे, इन सबके एलिमेंट में लास्ट में 4F आएगा, 5D, हम लास्ट वाले से मतलब है हम लोगों को, हम आगे का नहीं करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक ये है, पहले आप 4F को देखो, ठीक है। 4F में आप स्टार्ट करो 0 से, ठीक है।
तो हमने यहाँ थोड़ा इस साइड में लेते हैं बेटा, लेंथ के नीचे हमारा वो आना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर लेते हैं हम 4F, यहाँ लेते हैं 5F, यहाँ लेते हैं 5F 4F 5D एंड 6S। देखो लेंथ में क्या लिखोगे, 4F के लिए 0, सीरियम के लिए 1, ठीक है। स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं हम लोग, 0 1। अब यहाँ 2 ने लिख के आप 3 लिखोगे, 4, फिर 4 के बाद वही 5 एक सीक्वेंस में, फिर 6, बेटा 7 आप 2 बार लिखोगे, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। अब यहाँ पे 13 में भी 14 लिखोगे, लास्ट में 14 लिखोगे। तो 7 2 बार है, 14 2 बार है, बस आपको ये ध्यान रखना है 4F के लिए। और 4F आपका क्या है बेटा, इसमें एक्सेप्शन, ठीक है। 0 स्टार्ट करोगे, 2 को गैप करोगे, 3 4 5 6 7 7 9 7 7 के बाद अच्छा 9 10 11 12 13 14, हाँ 7 से बेटा यहाँ पर 8 की जगह आप सीधा 9 करोगे, 9 10 11 12 एंड 13 और 14 2 बार, ये ध्यान रखना है बच्चा आपको, ठीक है। तो आप 4F में कैसे करोगे, आप अपना टेबल बनाओगे कंप्लीटली, फिर 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1, 2 को गायब करोगे, 3 4 5 6 7 7 2 बार, 7 7, देखो 7 7 2 बार है इसमें, 14 14 लास्ट में 2 बार है, ये आपको याद रखना है। जब 7 2 बार आ जाएगा तो 8 तो गायब ही होना है, फिर 9 10 11 12 13। ये बेटा हमारा 4F के लिए सारे एलिमेंट्स के लिए हो गया। अब आपसे किसी भी एलिमेंट का पूछेगा, आप टेबल बनाओगे, इस टेबल में देख के अगर आपको 4F का पता चल गया कि 4F में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप आराम से कर सकते हो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 5D में क्या लिखोगे आप, हम बेटा 5D का देख लेते हैं। 5D में बेटा यहाँ पे होता है 1 1, फिर 0। अब 0 कितने होते हैं वो हमें देखना है बेटा। 0 बेटा हमारे यहाँ पे चलते हैं 7 तक, ये 7 है ना, 0 0 0 0, फिर से 1 आ जाएगा, फिर से 0 चलेंगे हमारे। तो ध्यान रखना है, मतलब 1 से स्टार्टिंग होगी, 2 बार 1, फिर 0 0, फिर 1, फिर लास्ट में बेटा 0 0 0 0 0 0, फिर लास्ट में 1। ये कहानी चलनी है आपके इसमें, बस आपको इसमें ये ध्यान देना है। आप काउंट कर सकते हो, 5 0 आ गए, फिर 1, फिर 6 0, मतलब ये ध्यान रखना पहले 2 बार 1 आएगा, स्टार्टिंग 1 1, फिर 5 0 1 2 3 4 5, फिर 1, फिर 6 0, फिर 1। ये आपका बेटा किसमें आएगा, डी में आएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है बेटा, 6S। 6S में तो कुछ देखना ही नहीं है, सोचना नहीं है लास्ट में क्या है कॉन्फ़िगरेशन। देखो आपने यहाँ मिलान करो, 0 से 1 है ना डी में, तो 0 से 1 चल रहा है डी में। एस में कितना है, NS2, तो एस में तो सोचने वाली बात ही नहीं है, सब में 2 ही हो जाएगा। ये बेटा हमारा एक बार में पूरी टेबल का क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा ये, राइट। चलो अब बात आती है, ये हमने सबका कर लिया कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, राइट बच्चा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना बेटा, ये जनरली कितनी शो करते हैं, +3। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो +2 भी करते हैं, साथ में 3, मतलब 3 तो सब करेंगे, मतलब +3 ऑक्सीडेशन नंबर सारे के सारे एलिमेंट शो करेंगे। कुछ ऐसे हैं +2 भी करेंगे, साथ में +4 भी करेंगे, वो हमें देखना है, वहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, यूरेपियम +2 करता है, याट्रिबियम भी +2 करता है, और कॉमनली कितनी करते हैं ये, कॉमनली +3 तो करेंगे, लेंथेनम को +3 बोलते हैं ना, ठीक है। और उधर +4 कौन कौन करता है बेटा, तो सीरियम Cr Pr, सीरियम Pr Nd, है ना, Ce Pr Nd, Tb टर्बेरियम और डायस्पेरियम Dy। ये बेटा जो है ना, ये +3 तो करेंगे सारे शो, लेकिन साथ में +4 भी करते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन कौन करता है, ठीक है। ये सारे +4 करेंगे, सारे +4 करते हैं, ठीक है। और ये सारे +2 करते हैं, ये +2 करते हैं, उनको ये ऐसे वर्क करते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट बच्चा। और वो क्या करते हैं एज वर्क, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या करते हैं, एमओ, ये सिर्फ इसमें ये वर्क करते हैं, ये सीरियम नहीं करता है, ये एक्सेप्शन ही नहीं करता है, सिर्फ ये करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क, राइट। तो ये एक हमारी हो गई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, राइट बेटा। आप कुछ पढ़ेंगे बेटा इसकी हम जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि इसकी आयनिक रेडियाई हो गई बेटा, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई कैसे होती है बेसिकली हमारी, देखो
आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो इसमें भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है समझने वाली, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारे इसमें लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो आयोनिक रेडियाई में क्या लिखोगे, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मैंने पहले बताया कि एफ का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये बात बतानी है हमें, लेफ्ट राइट डिक्रीज होगा हमारा साइज, क्लियर। अच्छा वो तो कोई बात ही नहीं है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू लिख दो यहाँ पे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, राइट बच्चा। चलो कोई नहीं, अब इसकी केमिकल रिएक्शन हम एक चार्ट में करेंगे, ठीक है, हम इसको आराम से करेंगे चार्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन देखते हैं बेटा इसकी। ये ऊपर वाला मैं रफ नहीं कर रही हूँ कि इसको आप आराम से बना सको, ठीक है, समझ सको, ये इसलिए रफ नहीं किया मैंने। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली लैंथेनम लेते हैं बीच में, लैंथेनम की अगर आप ऑक्सीजन से कराओगे तो लैंथेनम का ऑक्साइड बनेगा, लेकिन पूछता है कौन सा ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड, तो ये ध्यान रखना है बेटा। तो बनेगा LnO2। अगर इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराते हो तो क्या बनेगा, तो लैंथेनम क्या बनेगा बेटा, अगर H2 से कराओगे, चलो एसिड से कराते हैं, एसिड से है इसकी रिएक्शन, तो क्या बनेगा हमारा H2 निकल जाएगा, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से कराओगे बेटा इसकी रिएक्शन H2 से, तो क्या बनेगा, लैंथेनम का ट्राई हैलाइड। पूछता है कि लैंथेनम की अगर हाइड्रोजन से तो कौन सा बनता है, ट्राई हैलाइड। अच्छा उसके बाद फिर आप कराते हो उसकी नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से कराओगे तो क्या बनेगा, लैंथेनम का नाइट्राइड LnN। अब किससे कराओगे बेटा इसकी, अब बचा आपका इसमें सल्फर और कार्बन। सल्फर से कराओगे बेटा तो क्या बनेगा, Ln2S3 ट्राई सल्फाइड, Ln2S3 बनेगा, ध्यान रखना है आपको ये। फिर बेटा आप इसकी कराओगे किससे, अब आपका बचा बेटा वाटर और कार्बन। कार्बन से अगर कराते हो उसकी रिएक्शन, आप कार्बन से कराते हो उसकी रिएक्शन तो क्या बनेगा बेटा, LnC2 कार्बाइड बनेगा, LnC2 यानी कार्बाइड, ठीक है। फिर किससे कराते हो बेटा, अब इसकी लास्ट बची एक रिएक्शन हमारी वाटर से। अगर इसकी वाटर से कराओगे तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, लैंथेनम का क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्साइड, यानी LnOH का होल थ्राइस, और प्लस क्या निकलेगा बेटा इसमें, प्लस क्या निकलना चाहिए, H2। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ये सारी इसकी केमिकल रिएक्शन हो गई। बस इसमें ये ध्यान रखना है, वो एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रखा था कि लैंथेनम जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो नाइट्राइड जो बनता है वो कैसा होता है, तो उसके फॉर्मूले दे रखे थे 4। नॉर्मल कैसे बनाएगा, LnN, LnOH का होल थ्राइस, LnO2, और एसिड से करेगा तो LnH2 गैस निकालेगा, यहाँ बेटा एसिड लिख लेंगे इसको, एसिड। LnC से करेगा तो Ln कार्बाइड, एक्चुअली LnX3, सल्फर से करेगा तो Ln2S3। बस ये आपको ध्यान रखना है बेटा इसमें, बस ठीक है। आप कुछ पढ़ते हैं इसके जनरल पॉइंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, मतलब इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, राइट। ये इसकी हुई केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर, इसे रफ कर देते हैं हम लोग। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे एक्टिनाइड, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे ही करेंगे जैसे इसका किया है, ठीक है। फिर चैप्टर हमारा फिनिश, क्लियर। तो जनरल पॉइंट क्या है बेटा इसके, कुछ जनरल पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, सारे लैंथेनाइड कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं, एक्सेप्ट समेरियम, SM को छोड़कर, SM स्टिल हार्ड होता है, राइट। तो पहला हमारा क्या है, ऑल Ln आर सिल्वरी वाइट मेटल, वाइट सॉफ्ट मेटल, राइट। लेकिन एक्सेप्ट समेरियम, समेरियम इज ए हार्ड, ठीक है। समेरियम कैसा है, ऐसे हम आपका हार्ड है, बाकी सारे कैसे हैं हमारे, बाकी हमारे सारे कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, ठीक है। सॉफ्ट और वाइट मेटल, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल, ठीक है। क्यों है, क्योंकि समेरियम के बीच में क्या बन रही है, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इसलिए। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो भैया, सेकंड कहता है हमसे एक्सेप्ट, मतलब लैंथेनम को छोड़ के कह रहा है, एक्सेप्ट लैंथेनम +3 एंड ल्यूटेनेशियम +3, मतलब पहला और आखिरी छोड़ के सारे कैसे हैं, कलर्ड, सारे कंपाउंड कैसे हैं बेटा, कलर्ड।
ऑल आर कलर्ड। ठीक है बेटा, ये एक हमारी बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड वाला कि एक्सेप्ट F0 एंड F14 टाइप, मतलब जिसका कॉन्फ़िगरेशन F0 एंड F14 टाइप है ना, मतलब जिसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में F0 है और F14 आए, उनको छोड़कर सारे के सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक। बस यही आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्ट F0 एंड F14 टाइप ऑल आर पैरामैग्नेटिक। अब सारे पैरामैग्नेटिक मत समझ लेना आप लोग, सिर्फ F0 और F14 को छोड़कर सारे क्या हैं, मैंने लगा ना एक्सेप्ट, सारे कैसे हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर में। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, इनकी बेटा जो वेसिसिटी होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगले पॉइंट हमारा है बेसिसिटी ऑफ लैंथेनाइड डिक्रीज, है ना, लेफ्ट टू राइट। बस इतना समझना है आपको बच्चा, इतना समझना है ध्यान से, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि साइज आपको क्या होता है, घटता है तो ये भी घटेगी। और जो बेटा इसकी हार्डनेस है ना, हार्डनेस पर डिपेंड करती है। देखो हार्डनेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होती है, एटॉमिक नंबर के, दैट्स ऑल। क्लियर बेटा, ये हमारी लैंथेनाइड खत्म हो गया है, इसके हमने जनरल पॉइंट कर लिए और केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लिया। अब शुरू होता है हमारा एक्टिनॉइड यानी 5F, जो कि 4F के नीचे होती है सीरीज। ठीक है बेटा, उसका हम फटाफट से करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जिसके करे थे, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल के थ्रू, राइट। देन चैप्टर हमारा फिनिश। ठीक है बच्चों चैप्टर को अच्छे से समझना, कई बार रिवाइज करना, देखना, वीडियो को पॉज कर करके बार बार, समझ में नहीं आया तो अगेन देखते रहना आप। और चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ थोड़ा सा समझना है इसमें और फिर आपको लर्न हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर ये, और इससे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। बोर्ड में भी आपके चैप्टर ये आ रखा है वैसे तो इसको हमने वन शॉट में करा दिया इसीलिए। नेक्स्ट हमारा आया बेटा एक्टिनॉइड्स। तो कोई इसकी भी मैं ट्रिक नहीं बता रही हूँ फिलहाल, टाइम लगेगा, इसकी मैंने वही में वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें कौन आता है बेटा, 5F सीरीज। 5F मतलब कुछ नहीं है, जहां हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा था ना इसका 4F का, बस वहाँ 4 की जगह 5 कर देना है, बाकी और 6 की जगह 7 कर देना है, और 6S में 7S कर देना है, कुछ एक सेल को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा इसका, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक, इसी लिखा मैंने शॉर्ट में, N-2 F12 14 एंड N-1 D में 0 से 1 एंड NS2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। उसी की तरह ही सेम है, बस नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे, 4 का 5F, 6D का 7D और 6S का 4 का 5 का 6 का 7 हो जाएगा बस। ठीक है, चलो अब इसकी मैं टेबल लिखने जा रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। देखो बड़ा अच्छी टेबल है इसकी, ट्रिक ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, चीफ मिनिस्टर बरेली कॉलेज CF इजी, है ना, फिर मोदी। अच्छा नहीं आ पाया यहाँ तक, थोड़ा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा मेरे को ये, चलो ले लेते, कोई नहीं, क्योंकि पूरा लाना है ना हमें, इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका, वैसे वैसे जैसे उसका किया था ना कॉन्फ़िगरेशन, इसे इसका करेंगे, सारे एक्सेप्शन इसी में आ जाएंगे। ऐसा थोपा उन पर पूरा आम, चीफ मिनिस्टर बरेली कॉलेज CF इजी, फिर मोदी, नो LR। बेटा देखो काउंट करें, 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। तो ये तो मेरी ट्रिक से याद था मेरे को, आप भी मेरी वीडियो देखो, आपको ट्रिक याद हो जाएगी फटाफट से। ठीक है, ये हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, ये हमारे शुरू होते हैं बेटा, आप लोग गैस करो कहाँ से शुरू होंगे, ये वो 57 से था, ये किससे होगा बेटा 89 से, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 89, एक बार आप इसको चेक कर लेना, तो ये 89 से शुरू होगा बेटा और लास्ट में आपका 103 तक जाएगा शायद। क्लियर, तो 5F, तो इसमें आपने बेसिकली देखा ऐसा थोपा उन पर पूरा आम,
चीफ मिनिस्टर बरेली कॉलेज, CF इजी, फिर मोदी नो लो। वेरी गुड, हमारा ठीक है। मैंने बिल्कुल एक बार मैं इसको चेक कर रही थी कि कोई आगे पीछे तो नहीं हो गया, लेकिन बिल्कुल राइट है मेरा, ठीक है। तो इसमें ये आपका शुरू होता है 87, 89, 90, 91, 92। भाई देखो यूरेनियम का सबको पता होता है 92 है, इतना जानते ही हो। तो ये कहाँ शुरू होगा आपको 89 से, 89, 90, 91, 92, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि आपका 113 पहुंच गया। सॉरी मैंने 103 बोला, 113 तक होता है, ठीक है। तो अब इसका बेटा हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो वही पहली सीरीज कौन सी आएगी हमारी बेटे यहाँ पे 5F, फिर 6D और फिर 7S। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम 5F में चलते हैं, फिर 6D में, फिर 7S में, सभी एलिमेंट्स के लिए एक बार में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है बेटा। उसमें आपका जहाँ 7 आया था और 14 आया था और स्टार्टिंग में 0 आया था, वो 3 एक्सेप्शन थे पहली वाली सीरीज में। मैं आपको बताना भूल गई, पहली वाली 4F में 4F में आपके जहाँ 2 बार 7 आया, तो जो दूसरा वाला 7 था गडोलियम वो, और लास्ट वाला आपका क्या था वहाँ पे लुटनीशियम, 14 लास्ट में आया था, वो दोनों आपके उसमें बेटा एक्सेप्शन थे उसमें। तो ध्यान रखना उसमें 2 एक्सेप्शन है, गैडोलियम का बहुत पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में, ठीक है, और लुटनीशियम का लास्ट वाले का। तो 2 एक्सेप्शन थे आपके किसमें 4F में। इसमें आपके ज़्यादा एक्सेप्शन है, इसमें मैं इंडिकेट कर दूंगी कौन कौन सी बेटा एक्सेप्शन है, राइट। तो इसमें आपका पहले हम इसका क्या देखते हैं बेटा 5F। तो बेटा 5F में देखना यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ भी 0, अब इसका 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 2, 3, 4 है ना। अब 2, 3, 4 तो हमारा आ गया। अब देखना है हमें कि यहाँ बेटा 5 गायब होके यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 7। अब इसमें भी देखते हैं 7 कितनी बार आता है बेटा। इसमें भी ना 4 के और 5 का 6 से 7 2 बार आएगा, फिर 8, फिर 9, ठीक है, 2 बार 7 इसमें भी आएगा 7। अब 7 के बाद बेटा इसमें ना 8 आएगा, लेकिन 8 के बाद बेटा सीधा यहाँ पे 9 आएगा इसमें, क्योंकि 2 बार आ चुका है 7, तो 8 तो आने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 14, उसी की तरह 2 बार 14, 2 बार 7, ठीक है। अब देखो चेक करते एक बार इसको हम अपने आप से, 6, 7, 7, 5 गायब है, 2 बार 7, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 14, राइट। ये बेटा हमारा 2 बार 0, फिर क्योंकि अब देखो यहाँ पे 1 आना था, वो 1 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 0, 0, 2, 3, 4, 5 को हटाकर 6 में ऐड कर दिया, 6, 7, इस 7 का फिर 7, 8 1 7, अब इसको हमने इसमें ऐड किया तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, मतलब उसमें भी 2 बार 7, 2 बार 14, इसमें भी 2 बार 7, 2 बार 14। अब देखो बेटा इसमें ना, अब देखते हैं हम डी के लिए, है ना। डी में क्या होगा, पहले 1, फिर 2, फिर 1, ठीक है। डी में क्या होगा 1, 2, 1, उसके बाद 2 के बाद बेटा इसमें 3 बार आपका 1 आएगा, 3 बार 1, 2 बार 0 आएगा, 2 बार 0 आएगा, ठीक है, 2 बार 0, फिर 1 आएगा, फिर 1 आ गया, और फिर 1 के बाद बेटा इसमें फिर से 0 आएगा। डी में हमारे 0 से बनी होते से ज़्यादा होते नहीं, तो 1, 2, फिर 3 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 0, फिर 1, और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 0, फिर लास्ट में 1, ठीक है। इसका तो सोचना नहीं, इसमें सब में 2 आना है भाई, एस में 2 ही रहता है सब में, राइट। एस में क्या रहता है बच्चा, सब में 2 ही रहता है। ये हमारा बेटा इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सबका हमने एक साथ कर लिया, ऐसे ही करना है, बाकी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन कौन कौन है बेटा, देखो एफ सब शेल में एक्सेप्शन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एफ सब शेल स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन आगे पीछे कर लेता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं उसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, यहाँ पे मार्क रेड से कर देती हूँ। देखो इसमें थोरियम एक्सेप्शन है, पीए इसमें एक्सेप्शन है बेटा, और एक्सेप्शन ही एग्जाम में देख के जाना आप, क्योंकि आपसे एक्सेप्शन पूछता है। थोरियम हो गया, पीए हो गया, यूरेनियम हो गया, नेपचूनियम हो गया, है ना, यूरेनियम, नेपचूनियम, फिर बीच में आपका समेरियम, है ना, सॉरी क्यूरियम, समेरियम तो वहाँ पे आता है ना, SM, क्यूरियम, CM, ठीक है।
लास्ट में बेटा यहाँ पे लॉरेंसियम Lr। देखो इसमें कितने हैं बेटा, इसमें आपके 6 एक्सेप्शन है, मैंने जिसको राइट से करा है। इन एक्सेप्शंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछता है आपको एमसीक्यू में। तो इन 6 एक्सेप्शन को अच्छे से देख कर जाना, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। देखो अब आप देखो, थोरम के नीचे 2 है, इसके नीचे 1 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 है, मतलब जिसके 6D में जहां जहां 1 1 और 2 है, जीरो नहीं, जीरो काउंट नहीं करना, वो आपके किस में जाएंगे, एक्सेप्शन में, ठीक है। यही हमारा F ब्लॉक में 4F में था, जिसके नीचे 1 1 होगा वो एक्सेप्शन होगा, जिसके नीचे D में 0 होगा वो एक्सेप्शन नहीं होगा। सिंपल सा फंडा है। तो आप देखो ना यहाँ पे, ये तो चलो उसका आगे एलिमेंट एक्स्ट्रा है, थोरम से स्टार्ट होता है, थोरम को कितना है नीचे 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, फिर इसमें लास्ट में सेकंड वाले में 1, उसके लास्ट में 1। तो हमारे कितने यहाँ पे बेटा 6 एक्सेप्शन है, जिसके नीचे 1 1 और 2 है। तो ये हमारा बेटा इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको अच्छे से एक बार बनाकर देखना टेबल, ये इससे आपको इजी मेथड नहीं मिलेगा। अगर सेपरेटली करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, इसलिए टेबल के थ्रू करना है, इसको आराम से ईजिली कर पाओगे, राइट बेटा। ये हमारा हो गया एक्टिनोइड्स। अब बेटा पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी। देखो ON कितना होता है इसका, ये भी मोस्टली कितनी शो करता है, +3, और बाकी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, +3 करते हैं सारे, ठीक है। अगला है इसका प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड, साइज क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट बेटा, लेफ्ट टू राइट आपका क्या होगा साइज, डिक्रीज, क्योंकि आपका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, वो सेम रहेगा एफ की तरह, राइट। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके पास जनरल पॉइंट। अगला पॉइंट है, ये सारे कैसे होते हैं बेटा, ऑल आर पैरामैग्नेटिक, सारे के, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे के सारे कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। एक बार के लिए लैंथेनाइड में एक्सेप्शन है, लेकिन इसमें नहीं है, सारे के सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है, कैसे होते हैं, ऑल आर सिल्वरी वाइट कलर, कलर में कैसे होते हैं, सारे के सारे वाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये तो पता ही है, यूरेनियम कैसा है आपका, रेडियो एक्टिव। तो इसके बाद के सारे है ना, तो आफ्टर, मतलब ये लिखो, यूरेनियम टू लॉरेंसियम, ऑल आर क्या होते हैं आपके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, बाद वालों को ट्रांस यूरेनिक भी कहते हैं बेटा, मतलब यूरेनियम के बाद वालों को हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक भी कह देते हैं, ट्रांस यूरेनिक, ठीक है बेटा। ये एक बात हो गई हमारी। ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर, ये गर्म पानी से रिएक्ट कर लेते हैं आसानी से, है ना। और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, एंड गिव ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, राइट बच्चों। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है बेटा, सभी के सब क्या करते हैं, ऑल रिएक्टेड विद, किससे करते हैं रिएक्शन, नॉन मेटल से सभी कर लेते हैं रिएक्शन, ये बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती इनको। एट किस पे, मॉडरेटेड टेम्परेचर पे कर लेते हैं, कोई हाई फाई टेम्परेचर देना पड़ता है इनके लिए आपको, ठीक है, कि आपको हाई देना पड़े। मॉडरेट टेम्परेचर पे ये सारे नॉन मेटल से क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। सभी बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करके क्या देते हैं, गिव ऑक्साइड एंड हाइड्राइड देते हैं, ठीक है। अब बेटा इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है क्या, वो देखते हैं, देन हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है इसमें, लास्ट प्रॉपर्टीज है ये कि सारे के सारे HCl से रिएक्ट करते हैं, लेकिन HNO3 से रिएक्ट ये थोड़ा सा कम करते हैं, क्लियर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑल आर रिएक्टेड विद HCl, मतलब HCl से तो आसानी से करेंगे, वट किसके साथ, HNO3 के साथ एक लेयर बना लेते हैं। वट इफेक्ट विद HNO3, वट इफेक्ट विद HNO3, भाई HNO3 के साथ क्या करेगा आपका, थोड़ा इफेक्ट कम दिखाएगा, राइट। इज स्मॉल, किसकी वजह से, ड्यू टू
फॉर्मेशन ए लेयर, राइट बेटा। ये एक बात हो गई, कहानी खत्म। चलो, मतलब ये लेयर की मतलब फॉर्मेशन है ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, तो उससे रिएक्शन इसकी स्मॉल होती है, किससे, HNO3 से। कहने का मतलब है कि सारे के सारे जो आपके एक्टिनॉइड्स हैं वो ऐसे रिएक्शन तो कर लेते हैं आसानी से, लेकिन HNO3 से नहीं करते, उससे रिएक्शन करके एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो ये बेटा इसकी हुई प्रॉपर्टीज, किसकी, एक्टिनॉइड के जनरल पॉइंट, इनका नंबर ऑक्सीडेशन, इसका कलर, इसका स्टेट, है ना, रिएक्शन इसकी सारी, नेचर कैसा है, पैरामेग्नेटिक है सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, मतलब एक्टिनॉइड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक आधों को तो मैंने कराया नहीं, मतलब मोस्ट करा दिया, बाकी जिसमें जो थे मैंने बता दिया आपको। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा था डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि हमने आज फिनिश कर लिया। तो ये चैप्टर थोड़ा मतलब बड़ा है लेकिन इजी, इतना टफ नहीं है, तो इसको आप बार बार हर टॉपिक को पॉज कर करके बार बार देखना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसको स्टूडेंट हमने आज एक 1 शॉट वीडियो में फिनिश कर दिए चैप्टर को। और ये चैप्टर आपका, अब आपको जो एग्ज़ाम है 12th का परसों है, उसके बाद आपका जेई का है, नीट का है, उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, आपका जो एक्सेप्शन है, जो आपके पॉइंट्स हैं, सारे आ गए हैं। तो स्टूडेंट आज हम इस चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट्स, थैंक यू।